ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH फ्रॉम जीनियस टू इनविंसिबल, अध्याय 151, मुंह न मोड़ना आए। जियाओ यान को आश्चर्य नहीं हुआ कि याफी को आंतरिक परीक्षण के परिणामों के बारे में पता था। हॉल में मौजूद लोगों की निगाहों से लगता था कि उसके प्रथम स्थान पर आने, एक अति उच्च शुद्धता वाले औषधीय सार को परिष्कृत करने और एक स्वर्गीय ज्वाला रखने की खबर संभवतः पूरे जियामा पवित्र शहर में फैल चुकी थी। NOWELL-BE-IN.C ओम। पास के नौकर की ट्रे से रेड वाइन का एक गिलास लेते हुए जियाओ यान धीरे धीरे हॉल में चला गया और मुस्कुराते हुए बोला, बहन याफी मुझे चिढ़ा रही हैं। मेरे कौशल उन्हें आपसे बेहतर कौन जानता है। जैसे ही उसने ये कहा, हॉल में एक सामूहिक ओह गूंज उठा। कुछ मासूम युवतियां भी अनजाने में कुछ कौशल के बारे में सोचकर शर्मा गईं। जियाओ यान को जानबूझकर यह कहते हुए सुनकर याफी का सुंदर चेहरा गुलाबी लाल हो गया, यहाँ तक कि उसके कानों के सिरे भी थोड़े लाल हो गए। ये स्पष्ट नहीं था कि यह रेड वाइन के कारण था या किसी और कारण से। उसने जियाओ यान पर एक आकर्षक तिरछी नज़र डाली और धीरे से कहा, श्री जियाओ यान मजाक कर रहे हैं। उस समय युवा प्रतिभाशाली जियाओ यान ने वुटेन शहर के मिटेर नीलामी घर में आश्चर्यजनक कौशल के साथ सार्वजनिक रूप से गोलियां परिष्कृत की, सभी को चकित कर दिया और पूरे शहर में अपना नाम गूंजाया। यह विनम्र लड़की इसे देखने के लिए भाग्यशाली थी। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि श्री जियाओ यान के कौशल यहाँ जियामा पवित्र शहर में भी उतने ही प्रभावशाली होंगे। वहां मौजूद कई पुरुषों ने याफी की व्याख्या सुनी और राहत की सांस ली। उनके टूटे हुए दिल धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। बेशक अगर उन्हें पता होता कि है बोडोंग ने कुछ समय पहले नीलामी घर में क्या कहा था, तो उन युवकों के दिल ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ से भी ज्यादा कुचले जा सकते थे। जियाओ यान मुस्कुराया और याफी के लाल गालों को देखा। एक हल्की खनक के साथ उसने अपने गिलास से उसके वाइन ग्लास को हल्के से थपथपाया और एक ही घूंट में अपना ड्रिंक पी लिया। याफी मुस्कुराए और उसने भी एक सुंदर और बोल्ड तरीके से रेड वाइन का अपना गिलास खत्म कर दिया। क्या ओल्ड हाई ठीक है। जियो यान ने अपना खाली गिलास अपने बगल में बैठे नौकर को थमा दिया, एक नया गिलास लिया और पूछा। पिछले कुछ दिनों में औषधीय सामग्री की हर जगह खोज करने के अलावा एल्डर हाई कुछ मामलों को संभाल रहे हैं। आखिरकार वे 20 साल से अधिक समय से गायब हैं, इसलिए ध्यान देने के लिए कई चीजें हैं। याफी ने जियो यान के कान के पास धीरे से फुसफुसाया। यह अच्छा है, कृपया ओल्ड हाई को संदेश देने में मेरी मदद करें। अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग समाप्त होने के बाद एक मानद एल्डर के अधिकार के साथ मैं अन्य साम्राज्यों के अल्केमिस्ट एसोसिएशनों से उन औषधीय अवयवों का अनुरोध करने में सक्षम हो जाऊंगा, जियो यान ने इत्मीनान से कहा। याफी ने अपनी विलो जैसी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और जियो यान को तिरस्कार के भाव से देखा। तुम छोटे बदमाश, प्रतियोगिता अभी शुरू भी नहीं हुई है और तुम पहले से ही चैंपियनशिप जीतने के बारे में सोच रहे हो। जियो यान ने बिना किसी प्रतिबद्धता के कंधे उचका दिए। कबीले के मुखिया मितेर टेंगशान भी यहाँ हैं। वह आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे मिलने के लिए मेरे साथ आइए, याफी ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। जियो यान ने अपना सिर घुमाया और कहा, रुचि नहीं है। मैं बस कुछ ताज़ी हवा के लिए बाहर आया हूँ। मैं थोड़ी देर में साधना जारी रखने के लिए वापस जाऊंगा। कृपया मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, महान प्रतिभाशाली, बस उससे मिलने जाओ, ठीक है। याफी की आंखों में शिकायत और विनती के भाव थे। उसकी आवाज़ इतनी कोमल और दयनीय थी कि किसी का भी दिल पिघल सकता था। ये सुनकर जियो यान के रोंगटे खड़े हो गए। हार के भाव के साथ उसने कहा, ठीक है, ठीक है, तुम जीत गए, चलो फिर उससे मिलते हैं। याफी के सुंदर चेहरे पर तुरंत एक खुशी भरी मुस्कान दिखाई दी। उसके गालों पर लड़कियों जैसी मुस्कान एक पल में गायब हो गई, क्योंकि वह सुंदर ढंग से सुरुचिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही थी। जियाओ यान की उपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित किया। निस्संदेह वह ब्लू लिंग और लिटिल प्रिंसेस यूएर को पछाड़कर चैंपियनशिप जीतने के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बन गया था। जैसे कि डर था कि जियाओ यान भाग जाएगा, याफी ने अपने जेड जैसे हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली और बेहद अनिच्छुक जियाओ यान को भीड़ की ओर खींच लिया। याफी की सुंदरता और स्वभाव के साथ हॉल में उसके काफी प्रशंसक थे। ये लोग ईर्ष्या और क्रोध से भरी आंखों से जियाओ यान को देख रहे थे। उसके चारों ओर विभिन्न निगाहों ने जियाओ यान के भाव में कोई बदलाव नहीं किया। उसने शांति से उन गुस्से और ईर्ष्या भरी निगाहों का आनंद लिया। जब उसने दूर से मितेर टेंगशान को देखा तो जियाओ यान ने अपना लापरवाह व्यवहार छोड़ दिया और तुरंत जियाओ कबीले के छोटे कबीले के नेता में बदल गया। अपने वाइन ग्लास को सुरुचिपूर्ण ढंग से पकड़े हुए जियाओ यान ने विनम्रता से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, नमस्कार कबीले के मुखिया मितीर, बहुत दिनों से नहीं मिले। तुम अब भी पहले की तरह ही जोश और उत्साह से भरे हुए लग रहे हो। याफी ने जियाओ यान को एक अजीब भाव से देखा। यह आदमी किताब पलटने से भी ज्यादा तेजी से चेहरे बदलता है। वह बस एक पल पहले आने के लिए तैयार नहीं था।
शानदार पोशाक पहने हुए मितिर टेंगशान ने दयालुता से मुस्कुराया, जैसे कोई बुजुर्ग अपने कनिष्ठ को देख रहा हो। मुझे उस दिन नीलामी घर में ठीक से आपकी मेज़बानी करने का मौका नहीं मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आप पहले से ही अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के आंतरिक परीक्षण में नंबर 1 बन गए हैं। सच में, नायक युवाओं से निकलते हैं। जियाओयान ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, ये सब मितिर नीलामी घर द्वारा कुछ दिन पहले मुझे दिए गए कीमती औषधीय तत्वों की बदौलत है, जिससे मुझे लगन से अभ्यास करने का मौका मिला। अन्यथा मुझे डर है कि मैं आज ऐसे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे ही उसने ये कहा, मितिर टेंगशान के बगल में बैठे विभिन्न प्रमुख हस्तियों और उच्च पदस्थ अधिकारियों की आंखें मितिर टेंगशान को देखते ही आश्चर्य से चमक उठीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियाओयान पहले से ही मितिर कबीले के लोगों से परिचित था और उसके साथ इस तरह का रिश्ता था। अगर जियाओयान ने वास्तव में अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग की चैंपियनशिप जीती, तो ये स्वाभाविक रूप से मितिर नीलामी घर को प्रतिष्ठा दिलाएगा और इसे साम्राज्य की सीमाओं से परे विस्तार करने की अनुमति भी दे सकता है। मितिर टेंगशान अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसे शुरू में है बोडोन के फैसले पर कुछ संदेह था, लेकिन अब वह चाहता था कि वह इस उभरते सितारे की सवारी करने के लिए जियाओयान को सब कुछ का आधा हिस्सा दे दे। ये बिल्कुल वही था जो जियाओयान का इरादा था। उसने जानबूझकर मितिर कबीले को कुछ सम्मान देने के लिए इसका उल्लेख किया है। बोडोन ने 20 साल पहले मितिर कबीले को छोड़ दिया था। कबीले के सदस्यों के लिए सिर्फ इसलिए जियाओयान को सब कुछ का आधा हिस्सा देने के लिए पूरी तरह से सहमत होना असंभव था, क्योंकि उसने ऐसा कहा था। एक छोटे कबीले के नेता के रूप में जियाओयान स्वाभाविक रूप से समझ गया कि व्यापार में ये सब आपसी लाभ के बारे में है। दूसरों से नुकसान उठाने की उम्मीद करना अवास्तविक था और वे कुछ छोटी मोटी चालें भी चल सकते थे। शहर को जीतने से दिल जीतना बेहतर है। अब जब उसके पास दर्जा था, तो मितिर कबीला स्वाभाविक रूप से उसे औषधीय सामग्री प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होगा। उसे अभी अभ्यास करने के लिए वास्तव में टियर 5 औषधीय सामग्री की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। वह टियर 5 तक पहुंचने से बस एक सांस की दूरी पर था। मितिर टेंगशान ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में यदि आपको किसी औषधीय सामग्री की आवश्यकता होती है, तो बस याफी को ढूंढ लें। वह आपकी सहायता करेगी। आखिरकार आप दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं, है न? उसके शब्दों और नज़रों ने न केवल जियाओयान और याफी के बीच एक स्पष्ट संबंध का संकेत दिया, बल्कि जियाओयान को यह भी याद दिलाया कि है बोडोंग ने पहले क्या कहा था। याफी ने है बोडोंग द्वारा मध्यस्थ भूमिका का उल्लेख करने को याद किया। उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया, मानो वह नशे में हो, यहाँ तक कि वह थोड़ी शर्मीली भी लग रही थी। जियाओयान ने केवल हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ जियाओयान को पता था कि लिंगयंग हॉल के एक कोने में छिपा हुआ है। जुनेर यहाँ नहीं थी, लेकिन आंखें मौजूद थीं। कुछ सुखद बातचीत करने के बाद जियाओयान और याफी वहां से चले गए और एक तरफ चले गए। कुछ ही दूरी पर नालनसू जियाओयान पर नजर रख रहा था। जियाओयान को याफी के साथ बातें करते और हंसते हुए देखकर उसने अपना सिर नालन यानरान की ओर देखा और कहा, उस लड़की याफी में तुम्हारे जितनी अच्छी साधना प्रतिभा नहीं हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से उसके पास कुछ तरकीबें हैं। नालन यानरान ने अपने पिता की ओर एक तिरछी नज़र डाली, जो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही अशोभनीय व्यवहार कर रहे थे, और शांति से कहा, पिताजी, अगर आपको कुछ कहना है तो कृपया सीधे बोलें। तुम्हारे पिता का मतलब यह है कि लियू लिंग जियाओयान से कहीं कमतर है। नालन यानरान ने लियू लिंग की दिशा की ओर देखा। इस समय लियू लिंग कल कीमियागर ग्रैंड मीटिंग में भाग लेने की तैयारी कर रहे कीमियागरों के एक समूह के साथ बेकार की बातें कर रहा था, जो स्पष्ट रूप से ध्यान का केंद्र बन रहा था। अगर ये तथ्य नहीं होता कि लियू लिंग का गुरु पिलकिंग गुहे था, भले ही लियू लिंग के पास कीमिया में कुछ प्रतिभा थी, वह जिया मा साम्राज्य में कीमियागरों की युवा पीढ़ी के नेता के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं होता। दूसरी ओर जियाओयान ने एक छोटे से शहर से अपना रास्ता बनाया था और आंतरिक परीक्षण में प्रथम स्थान भी जीता था, स्वर्गीय ज्वाला रखने का तो जिक्र ही नहीं। दोनों की तुलना करें तो जियाओयान वास्तव में लियू लिंग से कहीं आगे था। अध्याय 152 सम्मान न देना 2। इसके अलावा यानरान, लियू लिंग पर नज़र रखना। ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे कारण जियाओयान के प्रति कुछ दुश्मनी रखता है। हालांकि उस बच्चे की कीमिया में प्रतिभा खराब नहीं है, लेकिन उसका दिमाग बहुत संकीर्ण है। अगर जियाओयान कीमियागर ग्रैंड मीटिंग का चैंपियन बन जाता है, तो जिया मा साम्राज्य के कीमियागर समुदाय में उसका दर्जा गुहे के बराबर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि लियू लिंग जियाओयान को संभाल सकता है, और मुझे डर है कि वह कोई बड़ी गलती कर देगा। नालन सू ने हॉल में एकत्रित लोगों के एक छोटे से समूह पर नजर डाली, जिसके बीच में लियू लिंग था। पहले नालन सू को लगता था कि लियू लिंग काफी सहमत लग रहा था, लेकिन अब जितना अधिक वह उसे देखता, उतना ही वह उसे परेशान करने लगता। NOWELL-BE-IN.C ओम। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। नालन यानरान ने अपनी नाजुक भौहों को सिकोड़ा और अपने मंदिरों को रगड़ा। ये वास्तव में एक परेशानी वाली बात थी।
मिस्टी क्लाउड सेक्ट के कारण वह लियूलिंग को कई सालों से जानती थी और स्वाभाविक रूप से उसके स्वभाव से परिचित थी। इस व्यक्ति की अधिकारिता बहुत प्रबल थी। अपने पिता की तरह जब लियूलिंग की मियागरों की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट था तो उसे नहीं लगा कि उसका दिमाग इतना संकीर्ण है। अब जब उससे अधिक प्रतिभाशाली कोई सामने आया है तो उसे और अधिक एहसास हो रहा है कि यह व्यक्ति लियूलिंग अच्छा नहीं है, और जितना अधिक वह उसे देखती उतना ही वह परेशान होता। क्या आप शादी की सगाई पर पुनर्विचार नहीं करेंगे? पिताजी, नालन यानरान ने उसे एक भयंकर घूर से देखा। उसे बस सबसे संवेदनशील विषय उठाना था, है ना? ... इस बीच हॉल में एक घेरे के भीतर शानदार वस्त्र पहने एक चिकने बालों वाला युवक, जहां जियोयान खड़ा था, वहां नजर दौड़ाता हुआ आया और तिरस्कारपूर्वक बोला, बड़े भाई लियूलिंग, तो वह आदमी है जिसने आप सभी को हराया। वह बिल्कुल साधारण दिखता है, आप जितना सुंदर भी नहीं है। हे, उसके कौशल मेरे कौशल से बढ़कर थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था, लियूलिंग ने अपना वाइन ग्लास पकड़े हुए मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हे, यह जरूरी नहीं कि सच हो। मैंने सुना है कि उस आदमी के पास स्वर्गीय ज्वाला है और आंतरिक परीक्षण का विषय सिर्फ शोधन था। अन्यथा बड़े भाई लियूलिंग कैसे हार सकते थे? बड़े भाई लियूलिंग ग्रैंड मास्टर गुहे के शिष्य हैं। कल जब आधिकारिक टूर्नामेंट की बात होगी तो मैं शर्त लगाता हूं कि वह लड़का खुद को बेवकूफ बना लेगा, एक और युवा ने तुरंत जोर से हंसते हुए कहा। लियूलिंग बिना कुछ कहे बस मुस्कुराया। उसने जियाओयान के लिए कोई बचाव नहीं किया। ऐसे दयालु शब्द स्वाभाविक रूप से उसके दिल को छू जाते हैं। लोग अक्सर वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, लेकिन वह लड़का महिलाओं के साथ काफ़ी भाग्यशाली है। सोचिए कि वह मितीर कबीले की मिस या फेई के इतने करीब आ गया है। एक आदमी जिसने कभी या फेई पर डोरे डालने की कोशिश की थी ने कड़वाहट से कहा, ये देखकर कि वे दोनों कैसे एक साथ बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। छोटी राजकुमारी ने लाल शराब का एक नाजुक घूंट लिया। उसकी पतली उंगलियां गिलास की सतह पर हल्के से टैप कर रही थीं, जिससे एक तीखी आवाज़ निकल रही थी। उसने जियाओयान की ओर देखा और हंसी, शायद आज रात कुछ दिलचस्प होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? ये सुनकर लियूलिंग चौंक गया। बस इंतज़ार करो और देखो। मैं केवल यही आशा करता हूं कि उसकी साधना उसकी कीमिया कौशल की तरह ही प्रभावशाली हो, अन्यथा चीज़ें काफ़ी मनोरंजक हो सकती हैं। हो सकता है कि वह कल की मियागर ग्रैंड मीटिंग में भाग भी न ले पाए। छोटी राजकुमारी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और अपने गिलास में लाल शराब पी गई। उसी समय नालन हवेली के प्रवेश द्वार पर एक रक्त लाल घोड़ा अचानक सड़क के दूसरी ओर से आक्रामक रूप से दौड़ा। रास्ते में पैदल यात्री घबराहट में जल्दी से रास्ते से हट गए। हरे कपड़े पहने एक व्यक्ति घोड़े की पीठ से फुर्ती से कूद गया। एक युवा चेहरे और बाघ की तरह भयंकर रूप से चमकती आंखों के साथ वह सीधे नालन हवेली में भाग गया, अपने रास्ते में सभी नौकरों को खदेड़ दिया। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। जब वह मुख्य हॉल में घुसा तो तुरंत हंगामा मच गया। यह पागल मुंह जान है, भागो, इस पागल से सावधान रहो। इस समय जियाओयान याफी के साथ इत्मीनान से शराब पी रहा था। जियामा पवित्र शहर में दिलचस्प घटनाओं पर चर्चा कर रहा था। अचानक उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी क्योंकि उसे लगा कि कोई उसे मारने के इरादे से उसे पकड़ रहा है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जियाओयान के पीछे से एक क्रोधित चिल्लाहट आई। हरे कपड़े पहने व्यक्ति ने फर्श पर कदम रखा, जिससे उसके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत टूट गई। वह एक हरे रंग की छाया में बदल गया और उसकी मुट्ठी जियाओयान की ओर मुड़ गई। म्यूजान को पागलों की तरह जियाओयान पर हमला करते देख हॉल में मौजूद सभी लोग जिन्होंने म्यूजान को पहचाना वे सभी डर गए और चिल्लाते हुए सभी दिशाओं में भाग गए। इसके विपरीत जियाओयान के बगल में बैठी याफी बहुत शांत रही और उसने बिना रुके शराब का एक घूंट भी पी लिया। पास ही खड़े मितेर टेंगशान भी उतने ही शांत थे। उन्होंने बिना कुछ कहे बस नजर घुमाई। नालन जी, जो अभी अभी कपड़े पहनकर अंदर के हॉल से बाहर निकली थी, नालनसू और नालन कबीले के पुराने प्रबंधक के साथ सभी ने शांति से म्यूजान के गुस्से को देखा। उन्होंने न तो कोई हरकत की और न ही उसे डांटा। नालन यानरान, जो अकेले शराब पी रही थी, ने भी धीरे से कहा, बेवकूफ़। लकड़ी की चॉपस्टिक की एक जोड़ी अचानक म्यूजान की आंखों के सामने आ गई, जिसने हल्के से उसकी मुट्ठी को बंद कर दिया। तुरंत हरे रंग की डूकी हुई गायब हो गई, एक हल्की हवा में बदल गई जिसने याफी के रेशमी बालों को ऊपर उठा दिया। म्यूजान की धारणा में ये लकड़ी की चॉपस्टिक की तरह बिल्कुल भी नहीं लगा, बल्कि एक ऊंचे पहाड़ की तरह लगा। ऐसा लगा जैसे उसने किसी पहाड़ पर मुक्का मारा हो, क्योंकि वह पूरी तरह से अविचलित रहा। और तुम कौन हो? जियोयान ने चॉपस्टिक के दूसरे सिरे को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ रखा था। उसकी निगाहें शांत थीं क्योंकि वह पागल की तरह व्यवहार कर रहे म्यूजान को देख रहा था। वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि म्यूजान कौन है और उसे नहीं पता था कि उसने उस पर हमला क्यों किया। उसके बगल में खड़ी याफी ने जवाब दिया, उसका नाम म्यूजान है, जो म्यू कबीले का सदस्य है। वह एक पागल है जो धमकी देते ही मार डालता है। वह जियामा पवित्र शहर के बिगड़ेल बच्चों को अपने वश में रखता है।
उस समय मैं वुटैन शहर इसलिए गई थी क्योंकि मैं इस परेशान करने वाले पागल से बचना चाहती थी। याफी ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और जियाओ यान को समझाया। जियाओ यान तुरंत समझ गई। यह एक ऐसी सुंदरता का मामला निकला जो आपदा लेकर आए। तुम्हें जलन हो रही है, तो तुमने बिना वजह मुझ पर हमला किया। जियाओ यान ने उस युवक की ओर देखा जिसका चेहरा पागलपन से बदलकर स्तब्ध हो गया था क्योंकि वह उसे घूर रहा था। जियाओ यान की काली आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। जियाओ यान की बातें सुनकर म्यू जान का चेहरा क्रूरता से मुड़ गया। उसके दिल में याफी हमेशा से उसकी थी, वह दूसरों को उसे छूने नहीं देता था, यहाँ तक कि उससे बात करना भी उसे अस्वीकार्य था। मैंने पहले भी कहा है, जो कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। म्यू जान ने गुस्से से दहाड़ लगाए। उसका पूरा शरीर हरे रंग की डुक्यूई से भर गया। केवल 9 सितारा डू मास्टर होने के बावजूद वह वास्तव में डुक्यूई कवच को प्रकट करने में सक्षम था। ग्रीनवुड थॉर्न हरे रंग की डुक्यूई उसके पैरों के नीचे से निकल आए। एक भयंकर परिश्रम के साथ क्रैक 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 भयानक शक्ति ने जियाओ यान के हाथ में चॉपस्टिक को इंच इंच करके तोड़ दिया। जियाओ यान ने ठंडी हंसी निकाली। अपने हाथ में चॉपस्टिक को छोड़कर उसने एक हाथ से म्यू जान की मुट्ठी पकड़ ली। म्यू जान का हमला विशाल महासागर में एक बूंद की तरह था, जियाओ यान की अथाह ताकत की गहराई को पूरी तरह से समझने में असमर्थ। लियू लिंग और छोटी राजकुमारी के मुंह अविश्वास में खुले रह गए जब उन्होंने देखा कि जियाओ यान ने अपनी कुर्सी पर माउंट ताई की तरह स्थिर बैठे हुए भी एक हाथ से हमले को पकड़ लिया। क्या यह अभी भी एक कीमियागर है? उसकी युद्ध शक्ति इतनी दुर्जय कैसे हो सकती है? क्या यह नहीं कहा गया था कि मू जान सीमा पर कई वर्षों की खूनी लड़ाई से लौटा था, उसकी शक्ति भयानक रूप से मजबूत हो गई थी। अब वह इतना कमजोर क्यों लग रहा है? जियाओ यान की आंखों में बर्फीली ठंडक की झलक दिखाई दी। अचानक एक मोड़ के साथ, अत्यधिक गति से और अपार शक्ति के साथ उसने मू जान की कलाई को एक भयानक दरार के साथ तोड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ क्योंकि मू जान सीधे जियाओ यान की भयानक आध्यात्मिक शक्ति द्वारा दबा दिया गया था। उसका पूरा शरीर जमीन पर फैल गया, पूरी तरह से एक मांसपेशी को हिलाने में असमर्थ। जियाओ यान, जो पहले बैठा था, अब गिरे हुए मू जान के ऊपर खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडक थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह अगले ही पल म्यू जान को मार डालेगा। वह उस जियाओ यान से बिल्कुल अलग था जो कुछ ही पल पहले हॉल में था। रुको! कुछ ही दूर से एक आवाज आई। यह म्यू कबीले का मुखिया म्यू जियाओ था। अगले ही पल दो डू राजाओं की निगाहें उस पर टिक गईं, मितिर टेंगशान और नालन। जी म्यू जियाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जूनियर्स के बीच लड़ाई में तुम्हारा दखल देना अनुचित है? नालन जी धीरे धीरे अंदर के हॉल से बाहर निकली और बोली। म्यू जियाओ जानता था कि बलपूर्वक काम करना असंभव था। यह म्यू कबीले का क्षेत्र नहीं था और इसके अलावा जियाओ यान की पहचान सामान्य से बहुत दूर थी। युवा मित्र जियाओ यान, चलो इस पर शांति से चर्चा करते हैं। हमारा म्यू कबीला तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। जियाओ यान ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि म्यू जियाओ म्यू कबीले के प्रभाव का आह्वान कर रहा था। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने जमीन पर पड़े मू जान को देखा और पूछा, तो तुम म्यू कबीले से हो, 3 प्रमुख कुलों में से एक। अगर मैं तुम्हें पीटता हूं तो क्या एक कुलीन वांग मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा? मू जान ने अपने दांत पीस लिए लेकिन इनकार करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसने पहले ही जियाओ यान की हत्या की मंशा को भांप लिया था। मू जान को चुप देखकर जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। मैंने शुरू में सोचा था कि तुम में कुछ हिम्मत है, लेकिन ये पता चला कि तुम एक क्रूर कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो जो दूसरों को धमकाने के लिए अपने कबीले की ताकत पर निर्भर है। जब तुम किसी से थोड़ा भी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते हो तो तुम्हें अभी भी अपने कबीले की सुरक्षा की जरूरत होती है। क्षमा करें, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह कबीले को मुंह नहीं दिखाऊंगा। धमाका! जियाओ यान ने अचानक बल लगाया, मू जान की मुट्ठी को टमाटर निचोड़ने की तरह कुचल दिया। अध्याय 153 कीमियागर की भव्य बैठक शुरू होती है। एक पल में खून हर जगह फैल गया। जैसे ही यह जियाओ यान पर गिरने वाला था, अचानक काली लपटें उठीं और सारा खून तुरंत गायब हो गया। आहे! हॉल में इतनी शांति थी कि पिंग गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, केवल म्यू जान की पीड़ा भरी चीखें गूंज रही थीं। जियाओ यान कभी भी किसी को भी नहीं छोड़ता जो उस पर हमला करता। इसके अलावा वह चुपचाप वहां बैठा था, बातें कर रहा था और पी रहा था, किसी को भी उकसा नहीं रहा था। फिर भी यह म्यू जान उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। अगर वहां बहुत से लोग मौजूद नहीं होते तो म्यू जान को जो कीमत चुकानी पड़ती वह सिर्फ एक हाथ तक सीमित नहीं होती। तुम नालन यानरान जितने भी अच्छे नहीं हो, कोई ताकत नहीं, कोई रीढ़ नहीं, तुम सिर्फ चीख सकते हो, जियाओ यान ने उदासीनता से कहा। दरअसल जियामा पवित्र शहर में आने के बाद से उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हो गया था कि उसके अलावा नालन यानरान जियामा साम्राज्य में युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत लग रहा था, जो दूसरों से बेजोड़ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह यून यून की कृपापात्र थी और सगाई को रद्द करने के लिए इतनी अहंकारी थी।
उसका आत्मविश्वास उसकी ताकत से उपजा था। इस राक्षसी प्रतिभा जियोयान का सामना करना केवल उसका दुर्भाग्य था। जब नालन यानरान ने सुना कि जियोयान उसे युद्ध शक्ति के लिए बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो वह गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पाए। इतना भी अच्छा नहीं से उसका क्या मतलब था? यह आदमी हमेशा ऐसे कांटेदार शब्दों में क्यों बोलता था? मेज से रुमाल उठाकर जियोयान ने अपने हाथ से खून पोंछा और मुस्कुराते हुए याफी से कहा, ऐसा लगता है कि आज रात का भोज लगभग खत्म हो गया है। मैं अब विदा लेता हूँ। बहन याफी, रात के बाकी समय का आनंद लें। फिर वह धीरे धीरे नालन जी के पास गया और बोला, बूढ़े गुरु नालन, मैं अब खेती करने वापस आऊँगा ताकि सभी को और परेशान न करूँ। थोड़ी देर और क्यों नहीं रुकते? ये बस एक छोटी सी बात है, नालन जी ने कहा। जियोयान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह बस कुछ ताजी हवा लेने और कुछ खाने के लिए बाहर आया था। अब वह 5वीं श्रेणी के कीमियागर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था और उसका दिमाग पूरी तरह से कीमिया पर केंद्रित था। म्यू जान के लिए ये वास्तव में एक छोटी सी बात थी। म्यू कबीले के संसाधनों के साथ कटे हुए अन्न को पुनर्जीवित करने के लिए एक गोली प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। नालन जी ने मुँह जान पर स्थिर दृष्टि डाली और गहरी आवाज में कहा, मुँह जान, मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दो। जियाओ कबीला हमेशा से मेरे नालन कबीले का सहयोगी रहा है। मैं जियाओ यान को कोई नुकसान नहीं होते देखना चाहता। भले ही तुम्हारे म्यू कबीले में कई पागल लोग हों, लेकिन मेरे नालन कबीले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मिट टेंगशान ने भी कुछ ही दूरी पर ठंडी आवाज में कहा, तुम याफी के बारे में अपनी सारी धारणाएं छोड़ सकती हो। तुम्हारे जैसे पागल का हमारे मिट कबीले में स्वागत नहीं है। वू जान अवाक रह गया। वह स्पष्ट रूप से वही था जिसे यहाँ पीटा गया था। इन दो दिग्गजों को जियाओयान की रक्षा करते देख लियू लिंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जियाओयान को इतना सम्मान मिले। बगल में छोटी राजकुमारी ने भी अपनी नाजुक भौहें सिकुड़ीं। उसकी आंखें भीड़ के बीच से गुजरकर जियाओयान को देखने लगीं और वह धीरे से बुदबुदाई, मिटिया कबीले का मुखिया भी इस जियाओयान को इतना महत्व देता है। म्यू कबीले से खुलकर भिड़ने में संकोच नहीं करता। मैं तुम्हें विदा करूंगी, याफेई ने जियाओयान के पास पहुंचते ही कहा। जियाओयान ने सिर हिलाया और याफेई के पीछे हॉल से बाहर चला गया। म्यू कबीला क्या करेगा, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय या रानी मेडुसा को कोई सम्मान नहीं दिया था। म्यू कबीला उसके लिए कुछ भी नहीं था। माफ़ करें, ये सब मेरी वजह से है। याफेई ने हॉल से बाहर निकलने के बाद धीरे से माफ़ी मांगी। यह एक छोटी सी बात है। जब से मैं छोटा था तब से मैंने अनगिनत बार इस तरह की सुंदरता आपदा लाने वाली स्थितियों का सामना किया है। जियाओयान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वुटैन शहर में अपने दिनों को याद करते हुए। NOWELL-BE-IN.C शायद जियाओ कबीले के उत्कृष्ट जीन के कारण वे अक्सर सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं का उत्पादन करते थे। जियाओ मेई और जियाओ यू जैसी सुंदरियों को जियामा पवित्र शहर में भी शीर्ष श्रेणी का माना जाता था। जियाओ कबीले के प्रतिभाशाली युवा के रूप में जियाओयान ने अक्सर इस तरह की अनुचित चुनौतियों का सामना किया था जब से वह छोटा था। वे दोनों अभी हॉल से बाहर निकले ही थे कि उन्हें अचानक कुछ महसूस हुआ। जियाओयान ने शाही राजधानी की उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। दो डू सम्राट स्तर की आभा अचानक आसमान में उड़ गई। हम डू सम्राटों के बीच लड़ाए, जियोयान ने बड़बड़ाया। कुलीन डू सम्राट, याफी चौंक गई। इसके तुरंत बाद नालन जी और मिटेर टेंगशान ने अपने पंख फैलाए और उड़ गए। यहाँ तक कि नालन यानरान ने भी उत्तर पश्चिम की ओर भागने के लिए चपलता प्रकार की डू तकनीक का इस्तेमाल किया। ये देखना चाहता था कि कौन लड़ रहा है। तुम देखने नहीं जा रहे हो? याफी ने जियोयान को स्थिर देखकर पूछा। जियोयान ने कंधे उचकाए और कहा, डू सम्राटों के बीच लड़ाई में इतनी दिलचस्प क्या है? इसके अलावा ये सिर्फ जिया मा शाही परिवार से है। बोडोंग और जिया जिंगतियान हैं। वे दोनों वास्तव में गंभीरता से नहीं लड़ रहे हैं। वे शायद कुछ चालें बदलेंगे और फिर इसे समाप्त कर देंगे। मैं कल की घटना की तैयारी के लिए वापस जाकर गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखूंगा। जियाओयान इन मामलों से परेशान नहीं हुआ और सीधे अपने कमरे में लौट आया। हालांकि उसकी ताकत लियू लिंग और अन्य लोगों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन वह कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होता था। हालांकि इस कीमिया ग्रैंड मीटिंग ने उसके लिए कोई चुनौती नहीं पेश की, फिर भी वह पूरी तरह से तैयारी करेगा। अगले दिन 10,000 मील तक एक भी बादल न दिखने वाले साफ नीले आसमान के नीचे गर्म धूप सुखद थी, झुलसाने वाली नहीं, जिससे व्यक्ति तरोताज़ा और स्फूर्ति महसूस कर रहा था। जिस क्षण से सूरज की पहली किरण धरती पर उतरी और इस प्राचीन शहर को रोशन किया, शांत सड़कों पर कीमियागर के वस्त्र पहने आकृतियां 2-3 की संख्या में दिखाई देने लगीं। आज कुलीन दर्जे के ये कीमियागर अपने घोंसले से बाहर निकलते हुए चींटियों की तरह थे जब वे शाही परिवार के चौक की ओर बढ़ रहे थे। जियामा पवित्र शहर का हृदय, कीमियागर ग्रैंड मीटिंग का स्थल। इस बार चैंपियनशिप निस्संदेह तुम्हारी है न? हाई बोडोंग ने जियाओयान के कमरे में मुस्कुराते हुए कहा।
हाइबोडोन सुबह सुबह जियाओयान को खोजने आया था। वह जियाओयान के अंगरक्षक के रूप में काम करेगा, उसकी रक्षा करेगा और किसी को भी उसके खिलाफ कोई कदम उठाने से रोकेगा। इसके अलावा पिछली रात की घटना के परिणामस्वरूप उसे जियामा शाही परिवार द्वारा सम्मानित अतिथि के रूप में किमियागर ग्रैंड गैदरिंग में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। जियाओयान ने आलस्य से हाथ फैलाया और कहा, मैंने पहले ही उस टियर 6 गोली के नुस्खे को अपना मान लिया है। हा, तुम वाकई शालीनता का मतलब नहीं जानते। शालीनता? मैं नहीं समझता, मैं केवल ताकत के बारे में जानता हूँ। नालन कबीले द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई गाड़ी में बैठे हुए जियाओयान ने खिड़की से बाहर देखा और सड़क के दोनों ओर लोगों को लाइन में खड़ा देखा। सुंदर और दुबली पतली युवतियां हंस रही थीं और चिढ़ा रही थीं। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां खिड़की में नोट फेंक रही थीं, जो सभी तरह के विचारोत्तेजक शब्दों से भरे हुए थे, जो कल्पना को उत्तेजित करते थे। यह पागलपन है। जियाओयान ने एक छोटी सी लौ से सभी नोटों को जलाकर राख कर दिया और खिड़की बंद कर दी। जो कि अगर एलिमिनेशन राउंड में भाग ले सकते हैं, वे सभी काफ़ी सक्षम हैं। स्वाभाविक रूप से वे ध्यान आकर्षित करते हैं। हाइबोडोन को इसकी आदत थी। उसने महिलाओं के पागलपन को तब देखा था जब वह सिर्फ एक डूस्पिरिट था। उस समय उसकी जवानी काफ़ी जंगली थी। जल्द ही जियाओयान की गाड़ी प्लाजा में प्रवेश कर गई। गाड़ी से उतरकर उसने पूरे प्लाजा का निरीक्षण किया। ये प्लाजा से ज़्यादा एक फुटबॉल स्टेडियम जैसा लग रहा था। आसपास का क्षेत्र दर्शकों के स्टैंड से भरा हुआ था। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता था कि बाद में स्टैंड लोगों से भरे होंगे। आंतरिक परीक्षण में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले के रूप में जियाओयान को वीआईपी क्षेत्र में एक निर्दिष्ट सीट भी मिली थी। वीआईपी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हाइबोडोन बीच में बैठे सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग के पीछे चला गया और बोला, तुम बूढ़े मूर्ख अभी तक मर नहीं पाए हो। हाइबोडोन की बातें सुनकर आसपास बैठे उच्च श्रेणी के किमियागर चौंक गए, क्योंकि वह जिस व्यक्ति को संबोधित कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष फामा थे। एक शीर्ष 5वीं श्रेणी के किमियागर जो 6ठी श्रेणी से बस एक कदम दूर थे। किमियागरों के दिलों में उनकी प्रतिष्ठा गूहे से भी ज्यादा थी। हाइबोडोन की बातें सुनकर फामा नाराज नहीं हुए और इत्मीनान से बोले, बूढ़े बिंग, तुम्हें वापस आते देखना एक खुशी का मौका है। हाइबोडोन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, ये संयोग से हुआ। मैं कुछ चीज़ों से गुजरा, लेकिन सौभाग्य से मैं जिंदा वापस आने में कामयाब रहा। वह महिला वाकई भयानक है। हे, यह अच्छा है कि तुम अभी भी जिंदा हो। कम से कम ये बूढ़ा आदमी इतना अकेला तो नहीं रहेगा। हाइबोडोन ने जियाओयान को अपने पास खींचा और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय कराता हूँ। यह जियाओयान है, इस टूर्नामेंट का चैंपियन। जियाओयान ने हाइबोडोन की ओर आंखें घुमाईं। कौन किसी का ऐसे परिचय कराता है? नमस्कार, चेयरमैन फामा। ये जूनियर जियाओयान है जो इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाला है, जियाओ यान ने विनम्रता से कहा। फामा ने जियाओयान को अपनी धुंधली बूढ़ी आंखों से देखा और मुस्कुराया, मुझे पता है, आंतरिक परीक्षण में पहला स्थान। एक बार में इतनी उच्च शुद्धता वाला औषधीय सार निकालने में सक्षम होना कुछ ऐसा नहीं है जो केवल स्वर्गीय ज्वाला रखने से हासिल किया जा सकता है। तुम वाकई बहुत प्रतिभाशाली हो। अध्याय 154 तुलना। अध्यक्ष फामा मेरी चापलूसी कर रहे हैं। इस जूनियर को अभी बहुत कुछ सीखना है, जियाओयान ने शांति से कहा, न तो विनम्र और न ही अभिमानी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, हाइबोडोन ने सीधे अपनी आंखें घुमाईं। यह आदमी बहुत नकली था, सार्वजनिक रूप से एक चेहरा और निजी तौर पर दूसरा। कुछ ही क्षण पहले उसने कहा था कि वह पहले से ही गोली के नुस्खे को अपनी जेब में रखने जितना ही अच्छा समझता है। फामा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। उसने आराम करने के लिए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार करते हुए। हे, ओल्ड हाई, तुम आज बहुत जल्दी आ गए। हंसी सुनकर जियाओयान और हाइबोडोन ने एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा जो सादे लिनन के कपड़े पहने हुए है बोडोन को देखकर मुस्कुरा रहा था। जियाओयान की आध्यात्मिक शक्ति ने महसूस किया कि इस व्यक्ति की साधना वास्तव में लिंगयंग के बराबर थी। दोनों 9 सितारा या यहाँ तक कि शीर्ष डू सम्राट थे। स्वाभाविक रूप से उसे एहसास हुआ कि यह जिया जिंग तियान था, जो जिया मा शाही परिवार का संरक्षक था। कल उसके और हाइबोडोन के बीच हुई बातचीत एक चेतावनी के तौर पर थी। उन्हें डर था कि हाइबोडोन के एक कुलीन डू सम्राट के रूप में लौटने के साथ सबसे बड़ा व्यापारी कबीला मितेर कबीला और भी मजबूत हो जाएगा और संभवतः शाही परिवार की स्थिति को खतरे में डाल देगा। ये भी एक कारण था कि हाइबोडोन अपनी संपत्ति जियाओयान को हस्तांतरित करना चाहता था। शाही परिवार कभी भी किसी एक कबीले को अपनी नींव हिलाने में सक्षम शक्ति रखने की अनुमति नहीं देगा। जियाओयान ने जिया जिंग तियान के पीछे देखा। उसके पीछे स्वाभाविक रूप से छोटी राजकुमारी यूएर थी। आखिरकार उसकी तरह वह भी आज की प्रतियोगिता में एक प्रतिभागी थी। जियाओयान को जिस चीज़ ने अधिक आकर्षित किया वह यूएर के बगल में दूसरी महिला थी। उसने शानदार ब्रोकेड के कपड़े पहने हुए थे और उसका कद लंबा और पतला था।
उसके चेहरे की विशेषताएं छोटी राजकुमारी से कुछ मिलती जुलती थीं, लेकिन उसमें एक सहज ठंडी शान थी। इस ठंडे व्यवहार के नीचे शाही परिवार द्वारा विकसित एक राजसी आभा थी। अगर यूएर एक छोटी राजकुमारी थी तो यह महिला एक रानी थी। शायद जियाओयान की जिज्ञासा को देखते हुए जिया जिंगतियान ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया, छोटे दोस्त जियाओयान, आपको यूएर को जानना चाहिए। उसके बगल में उसकी बड़ी बहन याओ ये है। इस ग्रैंड मीटिंग की रक्षा करने वाली सेना पूरी तरह से उसके अधीन है। जियाओयान चौंक गया। यह एक महिला मार्शल थी। याओ ये वही छोटा दोस्त जियाओयान है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, आंतरिक परीक्षण में शीर्ष स्कोरर। इसके अलावा उसकी वास्तविक ताकत अथाह है। कल रात उसने मूजान को अकेले ही हरा दिया। वह इस ग्रैंड मीटिंग में चैंपियनशिप का एक मजबूत दावेदार है, जिया जिंगतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर याओ ये की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। वह निश्चित रूप से मूजान को जानती थी, जिसे हाल ही में साम्राज्य की संरक्षक सेना के कमांडर के रूप में पदोन्नत किया गया था। वह काफी ताकतवर व्यक्ति था, फिर भी वह उससे पहले 17 या 18 वर्षीय युवक से अकेले ही पराजित हो गया था। नमस्कार श्री जियाओयान। याओ ये की आकर्षक आंखें जियाओयान पर टिकी हुई थीं। जब उसने अपने जेड जैसे हाथ को शालीनता से बढ़ाया, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उस क्षणभंगुर मुस्कान ने वीआईपी सीटों के आसपास के कुलीन युवाओं को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। आमतौर पर ठंडी और सुरुचिपूर्ण ग्रैंड प्रिंसेस ने पहले कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। नमस्कार राजकुमारी याओ ये। जैसा कि राजसी लोगों से उम्मीद की जाती है, जियाओयान को उसके व्यवहार में कोई दोष नहीं मिला। उसने मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया, धीरे से उस नर्म नाजुक हाथ को पकड़ लिया जो ऐसा महसूस कराता था जैसे उसमें कोई हड्डी नहीं थी। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद सभी ने वीआईपी क्षेत्र की अगली पंक्ति में सीटें लीं। राजकुमारी याओ ये जियाओयान के ठीक बगल में बैठी थीं। उनकी दिशा से एक सूक्ष्म ताज़ा सुगंध आ रही थी, जिससे किसी का दिल थोड़ा सा धड़क रहा था। स्वाभाविक रूप से जियाओयान ने कोई अनुचित कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी निगाहें आगे की ओर टिकाए रखीं, नीचे विशाल और कुछ हद तक भयावह चौक को घूरता रहा। उसने कुछ ही दूरी पर लिंगयांग पर भी नजर डाली, लगातार खुद को शांत रहने की याद दिलाता रहा। थोड़ी देर में थोड़ा विलंबित नालन कबीला, मितेर कबीला और म्यू कबीला, 3 प्रमुख कबीले भी वीआईपी सीटों पर पहुंच गए। नालन यानरान और याफी विशेष रूप से बीच में एक साथ चलते हुए आकर्षक थे। हालांकि उनके स्वभाव अलग अलग थे, लेकिन दोनों ही बेहद खूबसूरत थे। दोनों औरतें साथ साथ चल रही थीं, जिससे स्वाभाविक रूप से सभी की निगाहें उन पर टिकी हुई थीं, जिससे उनके पीछे बैठे कुलीन युवक बेहद उत्साहित हो गए थे। उन्होंने अपने साथ आए 3 प्रमुख कुलों के 3 कुलीन डू राजाओं से भी ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। छोटे भाई जियाओयान, क्या तुमने कल रात नहीं कहा था कि पहला स्थान कोई और नहीं बल्कि तुम होगे? अगर तुम अपनी बात से मुकर गए तो ये शर्मनाक होगा। याफी ने हल्के से हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया और जियाओयान के दूसरी तरफ शालीनता से बैठ गई। मैं निश्चित रूप से बहन याफी को निराश नहीं करूंगी। नालन यानरान ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन वह उस सीट पर नहीं बैठी जो मूल रूप से उसके लिए व्यवस्थित की गई थी। इसके बजाय उसने उसके पीछे थोड़ी ही दूरी पर एक जगह चुनी। हालांकि जियाओयान 2 महान सुंदरियों याओ ये और याफी से घिरा हुआ भाग्यशाली लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह काश प्रतियोगिता तुरंत शुरू हो जाती। उसने अभी अभी लिंगयांग की नज़र को अपने ऊपर घूमते हुए महसूस किया था। कोई भी हरकत करना भूल जाओ, वह जोर से बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। धीरे धीरे अधिक से अधिक किमियागर प्लाजा में प्रवेश कर गए और दर्शक स्टैंड भरने लगे। माहौल जीवंत हो गया, बिल्कुल एक भव्य फुटबॉल मैच की तरह। पूरे स्थल पर उत्साही बातचीत से गूंज रहा था। इस माहौल से प्रभावित होकर छोटी राजकुमारी ने भी अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं। उसके दिल में उत्साह उमड़ रहा था। उस शानदार दृश्य के बारे में सोचते हुए जब एक साथ हजारों लपटें उठेंगी, वह कुछ अधीर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके विपरीत जियाओयान ने आलस से जम्हाई ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से जागा ही नहीं था, बिना किसी घबराहट के। लियू लिंग के लिए, जो उसे एक विषैले सांप की तरह घूर रहा था, जियाओयान ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में जब प्लाजा में एक स्पष्ट घंटी बजी तो पहले से शोरगुल वाला स्थल चुपचाप शांत हो गया। पूरे प्लाजा और यहाँ तक कि पूरे जियामा पवित्र शहर में गूंजने वाली घंटी को सुनकर फामा कांपते हुए खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे आगे की ओर चला गया, उसकी निगाह नीचे चौक में किमियागरों पर घूम रही थी। इस समय 1000 से अधिक किमियागरों ने अपने सिर उठाए इस बुजुर्ग की ओर सम्मानपूर्वक निगाहें डालीं, जो जियामा साम्राज्य के किमियागर समुदाय में अपार प्रतिष्ठा रखते थे। जियामा साम्राज्य के किमियागर संघ के अध्यक्ष के रूप में मैं घोषणा करता हूँ, 7वीं किमियागर भव्य बैठक आधिकारिक रूप से शुरू होती है। तुरंत पूरे स्थल पर जयकारों की गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। थोड़ी देर बाद फामा ने यूएर, लियू लिंग और शियाओयान की ओर देखा, जो अभी तक मंच पर नहीं आए थे, और मुस्कुराते हुए कहा, अब आप सभी के आने का समय हो गया है।
ये सुनकर लियू लिंग और छोटी राजकुमारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उत्सुक थे। तो मैं आगे बढ़ूंगा, लियू लिंग ने सबसे पहले जवाब दिया। दिल खोलकर हंसने के बाद उसने हल्के से जमीन पर थपथपाया, उसका शरीर ऊंचे मंच के किनारे तक पहुंच गया। उसने नीचे विशाल प्लाजा पर नजर डाली और वीआईपी सीटों पर बैठे अनगिनत लोगों की हैरानी भरी सांसों के बीच एक छलांग के साथ वह सीधे नीचे कूद गया। NOWELL-BE-IN.C ओम। डूक्यूई के दो दिखाई देने वाले खंभे अचानक उसके पैरों के नीचे से फट गए। डूक्यूई के कुशनिंग बल का उपयोग करते हुए वह बिना किसी चोट के जमीन पर उतरा और भीड़ की उग्र निगाहों के नीचे तेजी से कार्यक्रम स्थल के केंद्र की ओर चला गया। आंतरिक परीक्षण में शीर्ष 3 के लिए कीमिया मंच प्लाजा के बिल्कुल केंद्र में व्यवस्थित किए गए थे। आप अकेले नहीं हैं जो कूद सकते हैं, छोटी राजकुमारी ने मुंह बनाया। उसका नाजुक शरीर उछल गया और वह सीधे ऊंचे मंच से बाहर आ गई। उसका शरीर एक गिरते हुए पत्ते की तरह था जो सुरुचिपूर्ण ढंग से और शालीनता से नीचे तैर रहा था। उस खूबसूरत मुद्रा और शुद्ध सफ़ेद पोशाक ने उसे नश्वर दुनिया में उतरने वाली एक दिव्य युवती की तरह बना दिया। छोटी राजकुमारी की अलौकिक हरकत तकनीक को देखकर हाई बोडोंग ने जिया जिंग तियान की ओर देखा और कहा, शाही परिवार की सबसे उच्च श्रेणी की चपलता प्रकार की डू तकनीक, फ्लाइंग विलो। तुमने उसे ये भी सिखाया। उसने इस चपलता प्रकार की डू तकनीक के केवल कुछ सतही पहलुओं को सीखा है, विशुद्ध रूप से सौंदर्य की खोज में। अगर वह इसे युद्ध में इस्तेमाल करती तो ये काम नहीं करता, जिया जिंग तियान ने कहा, हालांकि उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान ने बहुत पहले ही उसके गर्व को धोखा दे दिया था। इस समय सभी की निगाहें आंतरिक परीक्षा में शीर्ष स्कोरर जियाओ यान की ओर मुड़ गईं। उसके बगल में याओ ये और याफी भी उत्सुक थे कि वह कैसे प्रवेश करेगा। जियाओ यान ने आह भरी, धीरे से खड़ा हुआ और असहाय होकर कहा, ईमानदारी से, हम अब बच्चे नहीं हैं। इस तरह से प्रतिस्पर्धा करने में क्या खास बात है। वूश, हवा के फटने की आवाज के साथ आसमान को ढकने वाले विशाल रक्तलाल ज्वलंत पंखों की एक जोड़ी अचानक उसके पीछे दिखाई दी। क्या एक डूकिंग। अध्याय 155 बोरिंग अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग आए। जियाओ यान के ईगल विंग्स बहुत बड़े थे, जो पूरी तरह से फैलने पर लगभग 4 मीटर तक फैले हुए थे। खून से लाल 10,000 जानवरों की लौ ने जानवरों जैसी हल्की दहाड़ें निकाली, जिससे सुनने वालों के दिलों में अनैच्छिक कंपन पैदा हो गई। करीब से देखने पर कोई भी व्यक्ति आग के पंखों पर जानवरों की आत्माओं की सजीव नक्काशी देख सकता था। विशाल अग्नि पंखों ने सीधे याओ ये और याफी को उसके बगल में रोक दिया और यहाँ तक कि नालन यानरान को भी कुछ ही दूरी पर छिपा दिया। स्टैंड में बैठे सभी दर्शक इन विशाल अग्नि पंखों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। इस समय वीआईपी क्षेत्र में एसोसिएशन के अध्यक्ष फामा या डू सम्राट है बोडोंग और जिया जिंग तियान भी जियाओ यान की तरह आकर्षक नहीं थे। हे भगवान, डू क्यूई पंख बना रहा है। क्या वह डूकिंग है? 18 वर्षीय डूकिंग, ये कैसे संभव है? चाहे वह स्टैंड में बैठे दर्शक हों या प्लाजा के केंद्र में मौजूद असंख्य कीमियागर, सभी गर्मागर्म चर्चाओं में लगे हुए थे। सबसे पहले चेयरमैन फामा ने इस पर ध्यान दिया। नहीं, वे डू क्यू विंग्स नहीं हैं। यह एक असाधारण रूप से दुर्लभ उड़ान प्रकार की डू तकनीक है। जियाओ यान ने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया और एक जोरदार धमाके के साथ सीधे आसमान में उड़ गया। याफी का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने जल्दी से अपनी स्कर्ट को नीचे रखा ताकि वह हवा के झोंके से ऊपर न उठ जाए। एक रक्तलाल लौ उल्का की तरह आसमान में फैल गई, जो धीरे धीरे प्लाजा के बिल्कुल केंद्र में उतरने से पहले एक ज्वलंत प्रकाश में बदल गई। प्रारंभिक परीक्षण में शीर्ष स्कोर के लिए आरक्षित स्थान। वह सबसे बचकाना है। नालन यानरान स्वाभाविक रूप से जानता था कि जियाओ यान के पास एक उड़ान प्रकार की डू तकनीक है और उसने जानबूझकर ईगल विंग्स को उनके अधिकतम आकार तक बढ़ाया। जियाओ यान सबसे बचकाना अभिनय कर रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जियाओ यान के विशाल अग्नि पंखों ने भीड़ को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया। जयकार, चीखें और तालियों की लहरें ज्वार की तरह उमड़ पड़ीं। बहुत सुंदर, वाह, बहुत बढ़िया। सिर्फ उन अग्निपंखों ने ही इस युवक के साथ मौजूद अनगिनत महिलाओं को मोहित कर लिया था, जो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने कीमियागर का लबादा नहीं पहना था। उसके पास वाकई कुछ असली हुनर है। कोई आश्चर्य नहीं कि दादाजी उसे इतना सम्मान देते हैं, याओये ने धीरे से कहा, जब वह उस युवा को शांति से अखाड़े के बीच में अनगिनत जयकारे सुन रही थी। नालन यानरान की खूबसूरत आंखें भी चौक के सबसे चमकीले सितारे पर टिकी थीं। उसके सुंदर चेहरे पर एक दुर्लभ कोमलता दिखाई दी, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह इस समय क्या सोच रही थी। म्यू कबीले के डुकिंग म्यू चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब वह अखाड़े में जियोयान को घूर रहा था। एक पल के बाद वह अपने पीछे म्यू जान की ओर मुड़ा, जिसके दाहिने हाथ पर पट्टी बंधी थी, और पूछा, क्या ये वही है जिसने कल रात तुम्हारा हाथ काट दिया था? हाँ, म्यू जान ने क्रूरता से जवाब दिया। उसे सबसे असहनीय बात याफी के सामने इस तरह पीटा जाना लगा। बेशक जंगली दौड़ने का आदी होने के कारण वह ये नहीं सोचेगा कि उसने ही पहला कदम उठाया था। एक पल सोचने के बाद म्यू चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसे उकसाओ मत। लेकिन
वू चेन ने वू जान पर एक नज़र डाली और ठंडे स्वर में कहा, तुम उसे हरा नहीं सकते। अगर तुम याफी को पसंद करते हो तो तुम उचित तरीकों से उसका पीछा कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम हार मान लो, मित्तल कबीला भी तुम्हें नहीं चुनेगा। वू जान बोलने ही वाला था, लेकिन वू चेन के चेहरे पर उदासी देखकर वह अपनी गर्दन सिकुड़कर अनिच्छा से सहमत हो गया। NOWELL-BE-IN.C ओम। जियाओ यान के पास स्वाभाविक रूप से यह सोचने का समय नहीं था कि वीआईपी सीटों पर क्या चर्चा हो रही थी। इस समय उसने पहले ही टेबल पर टियर 2 गोली की रेसिपी उठा ली थी। यह आध्यात्मिक शक्ति से बनाई गई कोई मानक गोली की रेसिपी नहीं थी, बल्कि हस्तलिखित थी। इसने शोधन प्रक्रिया के दौरान सटीकता को मुश्किल बना दिया, जिससे कीमियागर को निर्णय लेने के लिए अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहना पड़ा। ये दौर शायद टियर 3 से नीचे के अधिकांश लोगों को खत्म कर देगा, जियाओ यान ने सोचा। हालांकि यह सिर्फ सबसे कम ग्रेड की टियर 2 बोन ग्रोइंग पिल है, लेकिन साधारण 2 टियर कीमियागर सटीक गोली रेसिपी के बिना इसे परिष्कृत नहीं कर पाएंगे, और यहां तक कि 3 टियर कीमियागर भी इसे चुनौतीपूर्ण पाएंगे। इसके अलावा टेबल पर औषधीय सामग्री के केवल 2 सेट थे, जिसका अर्थ है कि गलती करने का केवल एक ही मौका था। मुझे यकीन है कि आप सभी ने कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया होगा। मूल्यांकन के इस पहले दौर में आपको इस कुछ हद तक अधूरी गोली के नुस्खे के आधार पर एक तैयार औषधीय गोली को परिष्कृत करना होगा। आपके पास कुल मिलाकर सामग्री के 2 सेट हैं। यदि आप सभी सामग्री का उपयोग करते हैं या गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने से पहले समय समाप्त हो जाता है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्या आप सभी समझ गए? डूक्यू द्वारा प्रवर्धित फार्मा की आवाज़ पूरे चौक में फैल गई। हाँ, नीचे चौक में प्रतिक्रिया दबी हुई गड़गड़ाहट की तरह थी। उस स्थिति में मूल्यांकन का पहला दौर आधिकारिक रूप से शुरू होता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 1000 से अधिक कीमियागर अपने कड़ाही निकालने लगे। कड़ाही को जमीन पर रखने की आवाज़ एक के बाद एक गूंजने लगी। जियाओ यान ने यूएर और लियूलिंग की दिशा में देखने के लिए मुड़कर देखा। उन्होंने जिन कीमिया के बर्तनों का इस्तेमाल किया, वे दोनों ही उच्च गुणवत्ता वाले थे। एक पल सोचने के बाद उसने ब्लैक डायमंड के बर्तन का इस्तेमाल न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने नीलम पंख वाले शेर राजा से प्राप्त कीमिया के बर्तन को निकाल लिया। वह बेहतर बर्तन के कारण लाभ नहीं उठाना चाहता था। एक काली लौ की गेंद उसकी हथेली में एक फुफकार के साथ दिखाई दी। उसने उसे धीरे से बर्तन में फेंका और डूक्यूई को इंजेक्ट किया। जल्द ही निहिलिटी भक्षण करने वाली लौ ने पूरे बर्तन पर कब्जा कर लिया। वह लौ स्वर्गीय लौ जितनी मजबूत नहीं है। ऐसा लगता है कि जियाओ यान स्वर्गीय लौ का उपयोग नहीं कर रहा है। वीआईपी सीटों पर डिप्टी चेयरमैन क्यूई मीएर ने भौहें सिकोड़ी और उलझन में पूछा। यह व्यवहारिक रूप से आम ज्ञान था कि जियाओ यान के पास स्वर्गीय लौ थी। जब उसने पहले अपने ईगल विंग्स का इस्तेमाल किया था, तो कई कुलीन विशेषज्ञों ने उस रक्त लाल लौ की भयावह आभा को महसूस किया था। चेयरमैन फार्मा की अनुभवी आंखों ने जियाओ यान की कड़ाही की ओर देखा और शांति से कहा, वह काली लौ मुझे एक अजीब एहसास दे रही है। हालांकि यह उस लाल स्वर्गीय लौ जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक साधारण लौ जितनी सरल नहीं है। वह युवक शायद स्वर्गीय लौ के लाभों का लाभ नहीं उठाना चाहता। फार्मा और अन्य गलत नहीं थे। वास्तव में बीज लौ और मुख्य शरीर के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। जियाओ यान ने कड़ाही के अंदर दहाड़ती काली लपटों को देखा और बहुत अधिक सोचने की जहमत नहीं उठाई। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने सभी औषधीय सामग्री को एक साथ कड़ाही में फेंक दिया। क्या उसने सभी सामग्री एक साथ डाल दी? प्रत्येक घटक को अलग अलग तापमान पर परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। उन सभी को एक साथ डालने से वे बर्बाद हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जियाओ यान, जो ध्यान का केंद्र था, ने स्टैंड में हलचल मचा दी जब उसने सभी सामग्रियों को एक साथ डाला। वीआईपी सीटों पर बैठे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के कुछ बुजुर्ग भी हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जियाओ यान ऐसा क्यों कर रहा है। फार्मा ने चुपचाप सिर हिलाया और समझाया, आमतौर पर गोलियों को परिष्कृत करने में प्रत्येक घटक को अलग अलग कड़ाही का उपयोग करके निकालना और परिष्कृत करना शामिल होता है, क्योंकि विभिन्न अवयवों को अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। प्रत्येक घटक को परिष्कृत करने और उन्हें संसाधित करने के बाद उन्हें गोली बनाने के लिए जोड़ा जाता है। इस विधि से परिष्कृत औषधीय सार हवा द्वारा संभावित संदूषण हो सकता है, भले ही संदूषण 10,000 में से केवल एक हो, जो गोली की गुणवत्ता को कम कर सकता है। हालांकि यह गोली बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है। जियाओ यान के तरीके से ऐसा करके वह औषधीय सार को पूरी तरह से अलग कर सकता है और किसी भी संदूषण को रोक सकता है। हालांकि इस तकनीक के लिए अत्यंत सटीक तापमान नियंत्रण और निष्कर्षण सटीकता की आवश्यकता होती है। मजबूत अग्नि नियंत्रण और आध्यात्मिक शक्ति के बिना यह असंभव है। उसे अपने अग्नि नियंत्रण और आध्यात्मिक शक्ति पर बहुत भरोसा होना चाहिए। अध्यक्ष फार्मा की व्याख्या सुनने के बाद बुजुर्गों के समूह ने आखिरकार समझ लिया।
राजकुमारी याओये ने बगल से बड़बड़ाते हुए कहा, उनका अग्नि नियंत्रण और आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही चौथे स्तर के कीमियागर के स्तर पर पहुंच चुकी है। एक सटीक गोली नुस्खा के साथ भी सामग्री को सावधानीपूर्वक निकालने के लिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, इस डर से कि थोड़ी सी भी गलती से तापमान बहुत अधिक हो सकता है। इस टियर 2 गोली नुस्खा में केवल सामग्री की एक सूची दी गई थी जिसमें कोई और विवरण नहीं था। लेकिन जियोयान सिर्फ 1 या 2 दिन से गोलियों को परिष्कृत नहीं कर रहा था। उसके कीमिया कौशल को कई वर्षों में अनगिनत अनुभवों और असफलताओं के माध्यम से निखारा गया था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत कड़ाही को घेर लिया। सभी औषधीय सार सही अनुपात और क्रम के अनुसार घुल गए। वर्षों के कीमिया अनुभव ने उसे एक नज़र में ये देखने की अनुमति दी कि वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए इन सामग्रियों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए। थोड़ी देर में 3 अलग अलग खनक सुनाई दी क्योंकि जियाओयान ने 3 औषधीय गोलियां एक गोली की बोतल में एकत्र की। एक बैच में 3 गोलियां। क्या ये सच है? क्या ये वास्तव में उसका पहली बार बोन ब्रोइंग पिल को परिष्कृत करने का मौका है? वह केवल एक हस्तलिखित नुस्खा के साथ औषधीय सार को इतनी अच्छी तरह से निकाल सकता है। अध्याय 156 बोरिंग अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग 2। 3 अलग अलग क्लिंक ध्वनियां सुनकर लियू लिंग और राजकुमारी यूएर के हाव भाव बदल गए। जब वे बीच में जियाओयान को देखने के लिए मुड़े, उनकी आंखें पूरी तरह अविश्वास से भर गईं। जियाओयान उनकी निगाहों को महसूस करके हल्के से मुस्कुराया। उसने एक बोन ग्रोइंग पिल निकाली और हंसते हुए कहा, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। फिर उसने अपनी उंगली हिलाई और बोन ग्रोइंग पिल उसके सामने परीक्षण उपकरण में उड़ गई। तुरंत दर्शक स्टैंड, वीआईपी सीटों और यहां तक कि अभी भी अपनी गोलियों को परिष्कृत करने वाले अल्केमिस्टों की अनगिनत आंखें इस सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली जगह पर चली गईं। हर कोई जानना चाहता था कि प्रारंभिक परीक्षण में शीर्ष वरीयता प्राप्त और सबसे गर्म दावेदार ने कैसा प्रदर्शन किया। एक पल बाद एक सूक्ष्म दबी हुई आवाज सुनाई दी। जियाओयान के सामने पत्थर के मंच से अचानक प्रकाश का एक चमकदार हरा स्तंभ ऊपर उठा। रंग की तीव्रता ऐसी थी कि भले ही दूसरों ने अभी तक अपना शोधन पूरा नहीं किया था, लेकिन वे सभी जानते थे कि वह समृद्ध हरा रंग क्या दर्शाता है। उस खूबसूरत जैद जैसे रंग ने दर्शक स्टैंड में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अविश्वसनीय। कुछ लोग अभी भी गोली की रेसिपी पढ़ रहे हैं, फिर भी वह पहले से ही शोधन पूरा कर चुका है। ये बहुत तेज है। क्या ये वास्तव में कीमिया है? उसकी शोधन प्रक्रिया आम लोगों से इतनी अलग क्यों है? फामा ने वीआईपी सीटों पर सिर हिलाया। यह अजीब होगा अगर जियाओयान उस तकनीक का उपयोग करके तेज ना हो। लेकिन जियाओयान की गति और औषधीय गुणों के सही निष्कर्षण के बावजूद केवल टीयर 4 और उससे ऊपर के कीमियागर ही इसमें शामिल कठिनाई को समझ सकते हैं। उपाध्यक्ष क्यूई मी एर ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और कुछ चिंता के साथ कहा, जियाओयान की शोधन गति इतनी तेज है, यह जरूरी नहीं कि यह अच्छी बात हो। निश्चित रूप से जियाओयान के शोधन पूरा करने के तुरंत बाद कुछ कीमियागर जो गोली की रेसिपी को नहीं समझ पाए और जल्दी बाहर निकल गए थे, आपस में कानाफूसी करने लगे। गोली बनाने की विधि में किसी भी निर्देश के बिना वह इतनी जल्दी इसे कैसे परिष्कृत कर सकता है? बिल्कुल, अगर उसने पहले से अभ्यास नहीं किया होता तो वह इतना तेज नहीं हो सकता था। तो ये तथाकथित नंबर 1 सीड है। उसे पहले से ही टेस्ट के सवाल पता होंगे। धोखाधड़ी करके चैंपियनशिप जीतने का क्या मतलब है? अल्केमिस्ट एसोसिएशन बस इतना ही भ्रष्ट है। थोड़ी देर के लिए जियाओयान की अत्यधिक तेज शोधन गति के कारण संदेह की विभिन्न आवाजें उठीं। जियाओयान स्वाभाविक रूप से इन संदेहपूर्ण आवाज़ों को सुनकर बस थोड़ा मुस्कुराया। बाहरी लोग उत्साह देखते हैं, अंदरूनी लोग कौशल देखते हैं। एक निश्चित स्तर की क्षमता के बिना वे स्वाभाविक रूप से समझ नहीं पाए कि वह इतनी जल्दी शोधन कैसे पूरा कर पाया। जैसे ही जियाओयान थोड़ी देर बैठने और आराम करने के लिए अपने स्टोरेज रिंग से एक कुर्सी निकालने वाला था, एक कोने से लगभग उसके बराबर की रोशनी की किरण निकली। दूसरा खत्म करने वाला लियू लिंग या लिटिल प्रिंसेस नहीं था, बल्कि काले वस्त्र पहने एक कीमियागर था। वह व्यक्ति। फामा ने अपनी बूढ़ी आंखों को सिकोड़ लिया। उसकी धुंधली पुतलियों में एक तेज चमक उठी। उसने रेलिंग पर अपनी उंगली को हल्के से टैप किया और धीमी आवाज में कहा, वह काले वस्त्र वाला आदमी काफी मजबूत लगता है। जियाओयान ने भी उम्मीद नहीं की थी कि किसी और की गति उसकी गति से मुकाबला कर सकती है। आखिर धरती पर कौन है? क्या ये लड़का है? अभी भी शोधन के बीच में लिटिल प्रिंसेस और लियू लिंग इस दुर्जय प्रतिद्वंद्वी को देखकर आश्चर्यचकित थे जो अचानक प्रकट हुए थे। उनके चेहरे पर घबराहट थी। प्रतियोगिता का पहला दौर कठिन नहीं था। जल्द ही लियू लिंग और यूएर ने भी अपने शोधन पूरे कर लिए। हालांकि उन दोनों की रोशनी की किरणें जियाओयान और रहस्यमय आदमी की तुलना में काफी पतली थीं। केवल मोटाई से कोई यह बता सकता था कि उनकी हड्डी उगाने वाली गोलियों की गुणवत्ता उन दोनों से कमतर थी। जियाओयान ने रहस्यमय काले वस्त्र पहने आकृति को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक रही थी। वह हल्के से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि यह ओबाओ अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग थोड़ी और दिलचस्प हो सकती है। क्यूई मी एर, मुझे उसकी जानकारी दो।
वीआईपी सीटों पर फामा अचानक क्यूई मी एर की ओर मुड़ी और गहरी आवाज में बोली। क्यूई मी एर को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने स्टोरेज रिंग से ढेर सारे दस्तावेज निकाले और जल्दी से उन्हें पलटा। कुछ देर बाद उसने फामा को कागज की एक पतली शीट थमा दी। डेटा में रहस्यमय काले कपड़े पहने आदमी की तस्वीर 17 या 18 साल की लग रही थी, इतनी छोटी कि यह कुछ हद तक अजीब लग रही थी। चुयून साम्राज्य का एक कीमियागर। फामा ने भौहें सिकोड़ी। चुयून साम्राज्य जियामा साम्राज्य की सीमा पर था और दोनों के बीच अक्सर संघर्ष होता था। उन्हें शत्रुतापूर्ण राष्ट्र माना जा सकता है। ये कैसे हो सकता है कि यहाँ केवल ये लिखा है कि वह दूसरे दर्जे का कीमियागर है? जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ वह कम से कम चौथे दर्जे का कीमियागर है। फामा ने भौहें सिकुड़ी और जानकारी में दर्ज की गई श्रेणी पर नजर डाली। एक 17 वर्षीय चौथी श्रेणी का कीमियागर। अध्यक्ष महोदय, यह असंभव है, चाहे आप इसके बारे में कुछ भी सोचें। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, कीमिया के लिए समय और अनुभव के संचय की आवश्यकता होती है, क्यूई मी एर ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। हाइबोडोंग ने बगल से 2 बार हल्की खांसी की और कहा, कुछ चीजें जरूरी नहीं कि असंभव हों। इतना निश्चित मत होइए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्यूई मी एर ने पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? हम अभी केवल ग्रैंड मीटिंग जारी रख सकते हैं। हम आज की प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद इस पर चर्चा करेंगे। आज रात हम आगे की जांच करेंगे, फामा ने कहा। सेकंड दर सेकंड समय बीतता गया। प्रतिभागी या तो योग्य होते रहे या असफल होकर चले गए। जब तक रेत का घड़ा खत्म हुआ तब तक मूल 1000 से अधिक कीमियागर 1/3 कम हो गए थे, केवल लगभग 300 बचे थे। पहला दौर पूरा होने के बाद नौकर एक एक करके गलियारे से बाहर चले गए और प्रत्येक योग्य कीमियागर के सामने औषधीय सामग्री के 2 सेट और एक गोली नुस्खा स्क्रॉल रखा। जब जियाओ यान ने स्क्रॉल खोला और मानक गोली नुस्खा देखा तो उसने आह भरी। इस बार वे अभी भी एक गोली नुस्खा के अनुसार शोधन कर रहे थे। हालांकि यह टियर 2 से टियर 3 में बदल गया था, ये केवल एक निम्न श्रेणी की टियर 3 औषधीय गोली थी, विंड वॉकिंग पिल। यह उपभोक्ता को थोड़े समय के लिए हवा की विशेषता वाली प्राकृतिक ऊर्जा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनने की अनुमति देता है, जिससे गति बढ़ाने का प्रभाव प्राप्त होता है। इसका कुछ उपयोग है जियोयान के लिए, चाहे वह टियर 2 हो या टियर 3। कठिनाई वास्तव में एक ही थी, यानी कोई कठिनाई नहीं। उसने आसपास के कीमियागरों को देखा जो पहले से ही शोधन शुरू कर चुके थे। यहाँ तक कि लियू लिंग और लिटिल प्रिंसेस ने भी जल्दी से एक केंद्रित अवस्था में प्रवेश किया और शोधन शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जियोयान की प्रतिस्पर्धा करने की गति से प्रेरित थे। उनमें से कोई भी उससे धीमा नहीं होना चाहता था और सभी ने ईमानदारी से शोधन करना शुरू कर दिया। जियोयान ने अपना सिर हिलाया। उसने इत्मीनान से अपने स्टोरेज रिंग से आइस्ड मिनरल वाटर की एक बोतल निकाली, कुछ घूंट लिए, अपने शरीर को फैलाया और एक शांत भाव धारण किया। उसने पहले उन्हें कुछ समय के लिए परिष्कृत करने की योजना बनाई। एक बार फिर औषधीय सामग्री के 2 सेट थे। पहले की तरह जियोयान ने सीधे दूसरे सेट को अपने स्टोरेज रिंग में संग्रहित किया और सभी सामग्रियों को फेंक दिया। औषधीय कड़ाही। तुरंत उसे कड़ाही के अंदर के अवशेषों को साफ करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि शून्यता भक्षण ज्वाला अवशेषों को भी पूरी तरह से भस्म कर देगी। डिप्टी चेयरमैन क्यूई मी एर ने चालाकी से मुस्कुराया जब उसने देखा कि जियाओ यान ने पहले दौर की तरह सभी सामग्रियों को औषधीय कड़ाही में फेंक दिया। उसने बुदबुदाया, हे, इस बार हमने आखिरकार इस बच्चे के लिए एक जाल बिछा दिया है। देखते हैं वह इसे कैसे संभालता है। इस समय अचानक प्लाजा में एक धमाका सुनाई दिया। एक तीसरे दर्जे के कीमियागर की औषधीय कड़ाही में विस्फोट हो गया था और सामग्री पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। यह कोई अकेली घटना नहीं थी। कुछ ही देर बाद पास में एक और विस्फोट हुआ। जल्द ही अधिक से अधिक कीमियागरों ने कड़ाही में विस्फोट का अनुभव किया। यहाँ तक कि छोटी राजकुमारी लियू लिंग और जियाओ यान के बगल में रहस्यमय काले वस्त्र पहने आदमी की भी कड़ाही में विस्फोट हुआ। लियू लिंग और छोटी राजकुमारी के चेहरे पर तुरंत ही बदसूरती छा गई। उन्होंने धीरे से सांस छोड़ी और दोनों ने जियाओ यान की स्थिति की ओर देखा। क्योंकि जियाओ यान धीमा और इत्मीनान से काम कर रहा था, उसने अभी कुछ समय पहले ही सामग्री को कड़ाही में डाला था और अभी तक निष्कर्षण पूरा नहीं किया था। कुछ गड़बड़ लग रही है। वीआईपी सीटों पर याफी ने प्लाजा में कीमियागरों को देखा, जिनमें से लगभग सभी अवाक मूर्तियों में बदल गए थे, और धीरे से कहा, वास्तव में कुछ गड़बड़ है। नालन्यानरान ने अपनी नाजुक भौहों को सिकोड़ते हुए जवाब दिया। हालांकि मैं कीमियागर नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि गोली के नुस्खे के अनुसार शोधन करने से निस्संदेह सफलता दर में काफ़ी वृद्धि होगी। लेकिन लियू लिंग और छोटी राजकुमारी सहित नीचे के सभी लोग असफल हो गए हैं। राजकुमारी याओ ये ने उस क्षेत्र की ओर देखा जहां कीमियागर संघ के उच्च अधिकारी बैठे थे। उसने अपने पतले दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर रखा, चौक में कुछ अजीब माहौल को देखा और बड़बड़ाया, ऐसा लगता है कि इस परीक्षा में कुछ गड़बड़ है। मुझे बस आश्चर्य है कि क्या वह कीमिया जीनियस इस दौर को पास कर पाएगा।
थोड़ी देर में, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, वे सभी स्थिति का अध्ययन करने के लिए रुक गए। मूल रूप से धीमा और इत्मीनान से चलने वाला जियाओयान अप्रत्याशित रूप से फिर से सबसे तेज हो गया। जैसे ही औषधीय सार एक गोली में विलीन होने वाले थे, अचानक कड़ाही के अंदर एक ऊर्जा उतार चढ़ाव हुआ। एक हिंसक ऊर्जा बाहर की ओर फैलने लगी। जियाओयान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसी छोटी मोटी चालें खेलते हुए आप लोग अल्केमिस्ट एसोसिएशन में वास्तव में बचकाने हैं। माओ वो हुश। काली लौ से भरी औषधीय कड़ाही के अंदर एक काली बिल्ली अचानक प्रकट हुई और एक ही घूंट में सभी औषधीय सार निगल गई जो एक गोली में बनने वाले थे। तुरंत हिंसक ऊर्जा गायब हो गई। जियाओयान की उंगलियां तेजी से चलीं और उसने कड़ाही के अंदर औषधीय सार के अन्य 2 सेटों से थिक सॉइल गैनोडर्मा नामक एक घटक को हटा दिया। उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने अभी अभी पूरी गोली सम्लन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझ लिया था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि कौन सा चरण गलत हो गया था। थोड़ी देर में 2 तीखी खनकती आवाजें सुनाई दीं जब जियाओयान ने 2 सियान हरे रंग की विंड वॉकिंग पिल्स को एक गोली की बोतल में इकट्ठा किया। मूल रूप से यह एक बैच में 3 गोलियां हो सकती थीं, एक को बर्बाद करना कितना अफसोस की बात है। जियाओयान ने लियू लिंग और लिटिल प्रिंसेस को देखा जो उसे आश्चर्य से देख रहे थे। फिर मंच पर हैरान अल्केमिस्ट एसोसिएशन के उच्च अधिकारियों को देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अचानक जोर से कहा, ऐसा लगता है कि थिक सॉइल गैनोडर्मा को शामिल न करना बेहतर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। फामा और अन्य लोगों की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं जब उन्होंने सुना कि जियाओयान ने सभी को उत्तर बताया। तुम धोखा दे रहे हो। अध्याय 157 द्वंद्व। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बुजुर्ग पूरी तरह से अचंभित थे। दूसरे दौर का मूल उद्देश्य ये जांचना था कि क्या कीमियागरों में गोली के नुस्खे पर सवाल उठाने का साहस और हिम्मत है। इस तरह से सीधे उत्तर बताकर अब परीक्षण का क्या मतलब था। गोली के नुस्खे पर सवाल उठाने के लिए काफ़ी साहस और हिम्मत की आवश्यकता होती है। कुछ पारंपरिक कीमियागर स्थापित नुस्खों की रूढ़िवादिता पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। चाहे वे कितनी भी बार असफल क्यों न हुए हों, उन्हें समस्या का कारण नुस्खे को ही बताना मुश्किल लगता था। इस प्रकार वे नवाचार करने में विफल रहे। वे केवल यही सोचते थे कि उन्होंने समय या सामग्री निष्कर्षण प्रक्रिया में कहीं न कहीं गलतियां की होंगी। जो लोग इस तरह के विश्वास रखते थे वे निस्संदेह पूरी तरह से असफल होने के लिए किस्मत में थे। जबकि जियोयान के पास वास्तव में साहस और हिम्मत थी, उससे पहले उसके पास पूर्ण शक्ति थी। पूर्ण शक्ति के सामने बाकी सब कुछ एक तरफ हट जाना पड़ता था। अब उसके शब्दों को सुनकर भले ही अन्य कीमियागर इस धोखाधड़ी की जानकारी को स्वीकार करने में अनिच्छुक थे, उन्होंने इसे पहले ही सुन लिया था। वे और क्या कर सकते थे। लियू लिंग और छोटी राजकुमारी ने एक दूसरे को असहाय रूप से देखा और अंत में अपना सिर हिला दिया। हालांकि वे अंततः अपने आप ही समस्या का पता लगा सकते थे, वे केवल वही समझ सकते थे जो जियाओयान ने अब कहा था। चूंकि वे पहले से ही उत्तर जानते थे, इसलिए वे और क्या कर सकते थे। जियाओयान के शब्दों को सुनकर आसपास के कीमियागर पहले तो दंग रह गए। एक पल के बाद उनके चेहरों पर धीरे धीरे खुशी के भाव फैल गए। उन्होंने जियाओयान की ओर कृतज्ञता भरी नज़रों से देखा और फिर जल्दी से नए जोश के साथ अपना शोधन फिर से शुरू कर दिया। प्रतिभागियों को उत्सुकता से अपना काम फिर से शुरू करते देखकर जियाओयान ने शांति से विंड वॉकिंग पिल को परीक्षण मंच पर रख दिया। आश्चर्य की बात नहीं है, यह एक बार फिर से सही परिणामों के साथ पास हो गया। इसके बाद वह एक कुर्सी पर बैठ गया, रेत के खत्म होने का इंतजार करते हुए। कुछ ही देर में हरे रंग की रोशनी की एक किरण आसमान में उड़ गई। जियोयान को यह जानने के लिए देखने की भी जरूरत नहीं थी कि यह निश्चित रूप से रहस्यमय काले वस्त्र पहने आदमी था। इसके अलावा गति को देखते हुए उसने जियोयान की गोली पूरी होने से पहले ही अपना दूसरा शोधन शुरू कर दिया होगा। पहले उत्तर सुने बिना ही मोटी मिट्टी वाले गनोडर्मा के साथ समस्या का अनुमान लगा लिया होगा। हालांकि दूसरे पक्ष ने 2 बार शोधन किया था, लेकिन जियोयान ने सफल होने के लिए अनिवार्य रूप से वही किया था। गोली बनाने का उसका पहला प्रयास भी विफल हो गया था, बस माओवू ने इसे निगल लिया था, जिससे कड़ाही फटने से बच गई थी। आधे घंटे बाद लिटिल प्रिंसेस और लियू लिंग के सामने हरी बत्तियां जल उठीं। दोनों ने अपनी गोलियां जेड की बोतलों में रखीं, एक दूसरे को देखा और दोनों ने राहत की सांस ली। जब उन्होंने फिर से जियोयान की ओर देखा तो उनकी आंखों में नज़र पूरी तरह से बदल गई थी। अब उनमें कोई लड़ाई की भावना या दुश्मनी नहीं थी। लियू लिंग ने वीआईपी सीटों पर नालन यानरान की स्थिति को देखने के लिए अपना सिर उठाया। इस समय उसकी नज़र उस पर नहीं बल्कि जियाओयान पर टिकी हुई थी। ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि वह पूरी तरह से हार चुका था। भले ही अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग अभी तक समाप्त नहीं हुई थी, उसके लिए यह अनिवार्य रूप से समाप्त हो चुकी थी। पहले और दूसरे दौर के बाद कुछ अधिक समझदार कीमियागरों ने पहले ही पता लगा लिया था कि यह राक्षसी जियाओयान एक चौथी श्रेणी का कीमियागर था।
18 वर्षीय चौथी श्रेणी का कीमियागर प्रतिभा के इस स्तर ने लियू लिंग के अभिमान को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इसके अलावा जियाओ यान ने अभी तक अपनी स्वर्गीय लौ का उपयोग भी नहीं किया था। इन दोनों के बाद एक हरी बत्तियां चमकने लगी, लेकिन अभी भी लाल रंग की चमक थी। हालांकि जियाओ यान ने सभी को उत्तर बता दिया था, लेकिन केवल एक सेट सामग्री के साथ टियर 3 औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम लोग अभी भी अल्पसंख्यक थे। जब तक दीवार पर लटके हुए घंटे के गिलास में रेत पूरी तरह से खत्म हो गई, तब तक विशाल चौक में केवल 30 से थोड़े अधिक लोग ही बचे थे। इन 2 राउंड के दौरान बाकी सभी को बाहर कर दिया गया था। 1000 से ज्यादा प्रतिभागियों की संख्या घटकर सिर्फ 30 रह गई। हालांकि ये 30 व्यक्ति जियामा साम्राज्य में 30 साल से कम उम्र के सबसे प्रतिभाशाली कीमियागरों का प्रतिनिधित्व करते थे। बेशक ज्यादातर लोग 30 के करीब थे। 20 से कम उम्र वालों में जियाओ यान की तरह सिर्फ लिटिल प्रिंसेस और वो रहस्यमयी काले कपड़े वाला आदमी शामिल था। सब लोग आज की प्रतियोगिता यहीं समाप्त करते हैं, फामा ने दिल खोलकर हंसते हुए घोषणा की। कृपया आज रात अच्छी तरह आराम करें। कल ग्रैंड मीटिंग का अंतिम दौर होगा, वो अहम मैच जो चैंपियन का निर्धारण करेगा। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि किसी भी कारण से इसे मिस न करें, नहीं तो आपको जीवन भर इसका पछतावा होगा। फामा द्वारा आज के टेस्ट के समाप्त होने की घोषणा सुनकर जियाओ यान थोड़ा उदास हो गया। उसने आसमान की ओर देखा। वर्तमान दिन के उजाले में वे आज सब कुछ खत्म कर सकते थे। रहस्यमयी आदमी की स्थिति को देखते हुए उसने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, तो ऐसा ही है। यह इस आदमी की वजह से है। उसे कोई आपत्ति नहीं थी, एक रात आराम करना ठीक था। चैंपियनशिप फिर भी उसकी ही होगी। दर्शक स्टैंड में उन्मादी चीखती लड़कियां उस पर चीजें फेंकती रहीं, जबकि वह धीरे धीरे गलियारे की ओर बढ़ रहा था। उनमें से ज्यादातर प्रेम पत्र थे, जिनमें स्नेह भरे शब्द या फूल भरे थे। सबसे ज्यादा अपमानजनक लोगों ने तो उस पर अपना अंडरवियर भी फेंक दिया। जियाओ यान इतना डर गया था कि वह जल्दी से गलियारे में भाग गया। जब महिलाएं पागल हो जाती थीं, तो वे वाकई डरावनी होती थीं। जैसे ही वह विश्राम क्षेत्र में दाखिल हुआ, उसने देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह उसका इंतजार कर रहा था, खास तौर पर 3 सुंदरियां, जिनमें से प्रत्येक का स्वभाव अलग अलग था। यहाँ तक कि जियाओ यान भी इस खूबसूरत नज़ारे को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। बधाई हो छोटे भाई जियाओ यान, याफी ने एक सौम्य हंसी के साथ बधाई दी। जियाओ यान ने हल्के से मुस्कुराया। बस थोड़ी किस्मत की बात है। राजकुमारी याओये ने अपना सिर हिलाया। अगर ऐसी ताकत सिर्फ किस्मत से हासिल की जा सकती है, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को हर दिन कड़ी मेहनत करके कीमिया का अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होगी। जियाओ यान ने बिना मना किए बस हल्के से मुस्कुराया। इधर उधर देखते हुए और ये देखते हुए कि हाई बोडोंग अनुपस्थित था, उसने पूछा, ओल्ड हाई कहाँ है? याफी ने जवाब दिया, एल्डर हाई एल्डर जिया और चेयरमैन फामा के साथ कुछ मामलों के लिए पहले ही चले गए थे। ये सुनकर जियो यान समझ गया, वे रहस्यमय काले वस्त्र वाले व्यक्ति से संबंधित मुद्दों को संभालने के लिए गए होंगे। श्री जियो यान, शाही परिवार आज रात तीसरे दौर में आगे बढ़ने वाले कीमियागरों के लिए एक भोज का आयोजन करेगा। क्या आप अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करेंगे? राजकुमारी याओये ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जियो यान हैरान रह गया, फिर उसने माफ़ी मांगते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे खेद है राजकुमारी याओये, मैं आज वास्तव में काफ़ी थक गया हूँ। अंतिम परीक्षा कल है, इसलिए मुझे डर है कि मैं भोज में शामिल होने के लिए समय नहीं निकाल पाऊंगा। मैं महामहिम के दयालु निमंत्रण की सराहना करता हूँ। याओये ने थोड़ा सिर हिलाया। वह जानती थी कि जियाओ यान को आमंत्रित करना आसान नहीं होगा। आज रात का भोज वास्तव में शाही परिवार द्वारा बढ़ाया गया एक जैतून की शाखा था। अंतिम दौर में पहुंचने वाले कीमियागर निस्संदेह लाखों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जियाओ यान स्वाभाविक रूप से निहितार्थ को समझ गया, लेकिन उसे शाही परिवार में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने सीधे मना कर दिया। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, नालन यानरान ने अचानक कहा। याफी, जो जियाओ यान और नालन यानरान के बीच के इतिहास से अवगत थी, उसके चेहरे पर काफ़ी उल्लेखनीय अभिव्यक्ति थी। जियाओ यान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने नालन यानरान से ऐसा कहने की उम्मीद नहीं की थी। थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने सिर हिलाया। आखिरकार उसे कल के अंतिम दौर की तैयारी करने और आराम करने के लिए नालन हवेली लौटने की ज़रूरत थी। गाड़ी के अंदर माहौल असहज रूप से शांत था। स्टीवर्ट झाओ आगे गाड़ी चला रहा था। पूरी गाड़ी में सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ तक कि जियाओ यान, जिसने आत्मापथ को पार किया था, स्वर्गीय लपटों को जब्त किया था और 2 सम्राटों से युद्ध किया था, इस स्थिति में कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। ये पहली बार था जब वह और नालन यानरान अकेले एक साथ थे, एक दूसरे का सीधे सामना कर रहे थे। नालन यानरान ने सबसे पहले अजीब चुप्पी तोड़ी। क्या आप मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल होने पर विचार करेंगे? आपको एल्डर गुहे के समान ही विशेष उपचार और संसाधन आवंटन प्राप्त होगा, उसने उसे देखते हुए धीरे से कहा। आश्चर्य की बात नहीं है, जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया।
मुझे खेद है, लेकिन मेरा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। नालन यानरान को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने वैसे भी केवल लापरवाही से पूछा था। इसके अलावा, क्या हम अपने द्वंद्व को 1 या 2 महीने के लिए स्थगित कर सकते हैं? मैं कुछ दिनों में संप्रदाय के विशेष प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश करूंगी। उस समय जिस तारीख को नालन यानरान ने सगाई रद्द करने का निर्णय लिया था, उसके आधार पर 3 साल की समय सीमा लगभग समाप्त हो गई थी, महाधिवेशन के समापन के कुछ ही दिन बाद। अध्याय 158 एक परिचित कीमिया विधि आई। जियाओयान ने कुछ हद तक शर्मिंदा नालन यानरान को एक अजीब भाव से देखा और कहा, क्या यह आखिरी सांस लेने के प्रयास का आपका संस्करण है? नालन यानरान ने झुंझलाहट के साथ जियाओयान को घूरा। क्या आपको वास्तव में इसे इस तरह से कहना था? हाँ, मैं वास्तव में अभी आपको नहीं हरा सकता। नालन यानरान काफी स्पष्ट थी, उसने सीधे तौर पर उसे हराने में अपनी वर्तमान असमर्थता को स्वीकार किया। मो चेंग के साथ उस लड़ाई के बाद से वह जानती थी कि उसे हराने की उसकी संभावना बहुत कम थी। भले ही उसका साधना स्तर अब कम नहीं था, 3 स्टारडू ग्रैंडमास्टर तक पहुंचने के बाद ट्रम्प कार्ड और लड़ाकू शक्ति के मामले में उसके और जियाओयान के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जियाओयान के पास अब एक डी क्लास क्यू विधि थी। जब से फ्लेम मंत्र डी क्लास में विकसित हुआ था, तब से उसकी साधना गति में काफी वृद्धि हुई थी। अब जियाओयान 4 स्टारडू ग्रैंडमास्टर था और अगले 1 या 2 महीने में वह 5 स्टार तक पहुंच सकता था, जो कि नालन यानरान से बहुत आगे निकल चुका था। विकसित होने वाला फ्लेम मंत्र ऐसा ही था, यह आपको शुरुआत में पीछे रखता था लेकिन बाद में आपको आगे बढ़ाता था। ये बताने की जरूरत नहीं है कि जियाओयान के पास एक स्वर्गीय ज्वाला के साथ साथ वह दुर्जय आध्यात्मिक शक्ति भी थी। नालन यानरान जानती थी कि उसके जीतने की संभावना नगण्य थी, और इसमें जियाओयान की औषधीय गोलियां भी शामिल नहीं हैं। एक कीमियागर के रूप में, अगर जियाओयान अपने द्वंद्व के दौरान व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत की गई गोलियों का उपयोग करता तो यह नियमों के विरुद्ध नहीं होता। भले ही उसने कोई गोली न भी इस्तेमाल की हो, फिर भी उसे लगा कि उसकी जीत की संभावना न के बराबर है। वास्तव में ऐसा ही था। उसके जीतने की संभावना उसके खुद के अनुमान से भी कम थी। जियाओयान ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी हार अपरिहार्य है। नालन यानरान ने उसे घूर कर देखा, उसकी आंखों में एक अडिग रोशनी चमक रही थी और वह कह रही थी, बस तुम तब तक इंतजार करो जब तक मैं जीवन और मृत्यु के द्वार से बाहर नहीं आ जाती। तब तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। जीवन और मृत्यु का द्वार? क्या ये तुम्हारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र है? जियाओयान ने उत्सुकता से पूछा। वह स्थान वह है जहां हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पिछले संप्रदाय के नेताओं को दफनाया गया है। ये हमारे संप्रदाय के संस्थापक युनपो तियान की समाधि भी है। अंदर पहले संप्रदाय के नेता द्वारा छोड़े गए परीक्षण हैं। जो कोई भी उन परीक्षणों को पास कर लेगा उसे विशेष पुरस्कार मिलेंगे। नालन यानरान ने इसे जियाओयान से छिपाने की कोशिश नहीं की। उसे लगा कि चूंकि वह अपने सामने वाले व्यक्ति को हराने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण लेने के लिए जीवन और मृत्यु के द्वार में प्रवेश कर रही थी, इसलिए ऐसी जानकारी के साथ कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं थी। जियाओयान ने भौहें सिकुड़ी। पिछले संप्रदाय के नेताओं की कब्रें? क्या ये हो सकता है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पिछले संप्रदाय के नेताओं की आत्माएं वहां स्थित हों? शायद यही आत्माओं का हॉल छिपा हुआ है। जियाओयान को अचानक इस संभावना के बारे में सोचना पड़ा। हालांकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को जियामा पवित्र शहर के करीब कहा जाता था, वास्तव में उनके बीच अभी भी काफी दूरी थी। NOWELL-BIN.C इसके अलावा जियाओयान ने सुना था कि मिस्टी क्लाउड माउंटेन के आसपास का क्षेत्र जहां संप्रदाय स्थित था, अनिवार्य रूप से एक शहर के बराबर था। पहाड़ की तलहटी में मिस्टी क्लाउड सिटी, जियानान अकादमी की तरह जियानान सिटी ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की। मूल रूप से वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होता। आखिरकार ये केवल संप्रदाय के शिष्यों के लिए खुला था। लेकिन जैसा कि हुआ, उसने नालन यानरान के साथ द्वंद्व समझौता किया था। चलो अपना द्वंद्व मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में तय करते हैं, जियाओयान ने अचानक कहा। नालन यानरान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने संदेह से पूछा, इसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में तय करें? संप्रदाय बादलों के ऊपर स्थित है, जहां वायु गुण ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है और अग्नि गुण ऊर्जा दुर्लभ है। क्या आप वाकई वहां हमारा द्वंद्व चाहते हैं? जियाओयान ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं खुद देखना चाहता हूं कि जियामा साम्राज्य में नंबर 1 संप्रदाय कैसा है। नालन यानरान ने उसे इतना दृढ़ निश्चय देखकर मना नहीं किया और उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गई। वह कैसे सोच सकती थी कि उसके दिमाग में चल रही छोटी सी योजना वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को ही निशाना बना रही है। देर रात, जब सब शांत था, जियाओयान अपने कमरे में ज्वाला मंत्र की साधना कर रहा था। तभी उसने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, बूढ़े हाय, बहुत देर हो गई है। क्या कुछ गड़बड़ है? हाइबोडोंग ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और कहा, इस बार तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए।
धन्यवाद। किस बात के लिए? जियाओ यान ने पूछा। तुम्हें पता है कि हम में से कुछ लोग आज रात उस काले कपड़े वाले आदमी का पीछा करने गए थे, है ना? क्या तुम्हें पता है कि हमने क्या खोजा? हाई बोडोंग ने जानबूझकर उसे सस्पेंस में रखा। जियाओ यान ने हाई बोडोंग को एक गिलास पानी पिलाया और एक कुर्सी पर बैठ गया, ये जानते हुए कि उसे एक लंबी कहानी सुनने को मिलेगी। कृपया, बूढ़े हाई, मैं सुन रहा हूँ। हाई बोडोंग ने कहा। वह काले वस्त्र वाला व्यक्ति यान ली निकला, जो चुयुन साम्राज्य के किमियागर संघ का उपाध्यक्ष था, जो एक शीर्ष 4 स्तरीय किमियागर था। उसने अपीयरेंस रिकवरी पिल नामक एक गोली ली, जिससे उसकी शक्ल फिर से जवानी के दिनों जैसी हो गई। शीर्ष 4। जियो यान का दिल कांप उठा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आदमी इतना दुर्जय था। उसने खुद भी निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की एक बूंद का उपयोग करके उसे मुश्किल से मात दी थी। तो दूसरा पक्ष भी शीर्ष 4 स्तरीय किमियागर था। मम्मा, मूल रूप से हम उसे सीधे मारना चाहते थे और इस काम को पूरा करना चाहते थे। लेकिन उस व्यक्ति के पास आकस्मिक योजना थी। अगर वह अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के दौरान मर जाता, तो जियामा साम्राज्य के अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रतियोगिता में हेरफेर करने के लिए प्रतिभागियों की हत्या करने की खबर जल्दी ही पड़ोसी साम्राज्यों में फैल जाती। कई अन्य साम्राज्यों के अल्केमिस्ट एसोसिएशनों को हमें दबाने के लिए सेना में शामिल होने का बहाना मिल जाता। इसलिए हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, है बोडोंग ने पानी की एक घूंट पीने के बाद कुछ आक्रोश के साथ कहा। जियामा साम्राज्य की समग्र ताकत अपेक्षाकृत कमजोर थी और कई पड़ोसी साम्राज्य लंबे समय से इसे अपने अधीन करना चाहते थे। कुछ सोचने के बाद जियाओ यान ने कहा, तो यही है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह व्यक्ति मौत का जोखिम उठाने और चुयून साम्राज्य को उपस्थिति पुनर्प्राप्ति गोली को परिष्कृत करने के लिए काफ़ी जनशक्ति और संसाधन खर्च करने के लिए तैयार था, ताकि वह यहाँ आकर परेशानी पैदा कर सके। शायद अन्य साम्राज्य लंबे समय से जियामा साम्राज्य के खिलाफ कदम उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई औचित्य नहीं मिल पाया। अब वे जियामा साम्राज्य के किमियागर संघ से शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं। अगर वे पिल टॉवर को जियामा साम्राज्य के किमियागर संघ से अपने संबंध तोड़ने के लिए राजी कर लेते हैं, तो दूसरे साम्राज्य बिना किसी संकोच के काम कर सकते हैं। जियाओ यान ने अपनी उंगलियां मेज पर थपथपाईं, जल्दी से घटनाओं के पूरे क्रम को सुलझाया, यहाँ तक कि प्रमुख साम्राज्यों के इरादों को भी समझा। हाई बोडोंग ने चौंकते हुए भावों की एक श्रृंखला के साथ सुना, क्योंकि उसने इन अटकलों पर विचार भी नहीं किया था। ओह, शायद यही हो। तो मैं आपको धन्यवाद क्यों दूं, ओल्ड हाई? जियाओ यान ने हल्के से मुस्कुराया। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह सब उसके लिए है बोडोंग को धन्यवाद देने का कोई कारण था। जियाओ यान द्वारा याद दिलाए जाने पर है बोडोंग को अचानक याद आ गया और उसने जल्दी से कहा, ओह ठीक है, लगभग भूल ही गया था। इसलिए हमें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि किमियागर ग्रैंड मीटिंग खत्म न हो जाए, और हम उसे चैंपियन नहीं बनने दे सकते। तभी हम उसे मारने का अवसर पा सकते हैं। अन्यथा, यदि वह यान ली साथी चैंपियनशिप जीतता है, तो हमारे लिए उससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वह बूढ़ा लोमड़ी फामा जानता है कि तुम्हारी कीमियागिरी कौशल बहुत बढ़िया है और उसे लगता है कि केवल तुम ही उससे चैंपियनशिप के लिए मुकाबला कर सकते हो। इसलिए मैंने उससे कहा कि यदि चुयुन साम्राज्य के कीमियागर संघ ने तुम्हें रिश्वत देने की कोशिश की, तो ये समस्याजनक होगा। हाई बोडोंग ने जियाओ यान की ओर अपनी बाहें उठाईं, जिसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और तुरंत समझ गया। धमकी को बड़ा चढ़ाकर पेश करो, फिर लाभ पाने के लिए उसका लाभ उठाओ। हे, वह बूढ़ा साथी फामा चाहता है कि तुम अभी किमियागर संघ में जाओ। उसने कहा कि वह तुम्हें उस आदमी से निपटने में आसान बनाने के लिए कुछ मदद देगा। जियाओ यान ने भी दिखावा नहीं किया। उसने अपनी मुठियां बांधी और कहा, धन्यवाद बूढ़े है। मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल को परिष्कृत कर लूंगा। अच्छा है कि तुम भूले नहीं हो। चलो चलो, जितना हो सके उतना हासिल करो। उस बूढ़े आदमी फामा के साथ औपचारिकता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बहुत अमीर है, हाई बोडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि रात हो चुकी थी, फिर भी अल्केमिस्ट एसोसिएशन में रोशनी थी। जब गार्ड ने जियाओ यान को आते देखा, तो वे तुरंत सीधे खड़े हो गए और कहा, मिस्टर जियाओ यान, चेयरमैन आपका इंतजार कर रहे थे। मम्मा। जियाओ यान गार्ड के पीछे पीछे अल्केमिस्ट एसोसिएशन की सबसे ऊपरी मंजिल तक गया और हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। चेयरमैन, जूनियर जियाओ यान इतनी रात को आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता है, उसने विनम्रता से कहा। अंदर आइए, फामा की आवाज़ सुनाई दी। जियाओ यान ने दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। अपनी नज़र घुमाते हुए वह थोड़ा हैरान हुआ। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन कुछ हद तक पुराना लग रहा था। किताबों की कई पंक्तियां दीवारों से टिकी हुई थीं और एक पुरानी दिखने वाली डेस्क कमरे के बीच में अकेली खड़ी थी। जियाओ यान ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। फामा ने इशारा किया और कहा, जहां भी आप चाहें बैठ जाएं। मुझे लगता है कि हाई बोडोंग ने आपको पहले ही स्थिति के बारे में बता दिया है। अध्याय 159, एक परिचित कीमिया विधि 2। मम्मा। जियाओ यान ने सिर हिलाया और आराम से बैठने के लिए कुर्सी खींची।
वह चुपचाप मुस्कुराते हुए फामा को एक पल के लिए देखता रहा और फिर थोड़ा सा हंसा। अध्यक्ष महोदय, बस वही कहिए जो आपको चाहिए। अगर यह मेरी क्षमता के भीतर है तो मुझे मना नहीं करना चाहिए। फामा ने जियाओयान की हल्की मुस्कान देखकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं करना चाहिए, पर्याप्त नहीं है। ऑन ओ वेल बी इन डॉट सी ओम। जियाओयान ने थोड़ा सा मुस्कुराया और अपने हाथ फैला दिए। अध्यक्ष महोदय, अपने आत्मविश्वास के साथ भी मैं चुयून साम्राज्य के कीमियागर संघ के उपाध्यक्ष, एक शीर्ष 4 स्तरीय कीमियागर के सामने आपको कोई गारंटी देने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं अभी भी एक 18 वर्षीय बच्चा हूं। फामा अचानक रुक गया। तभी उसे याद आया कि जियाओयान सिर्फ 18 साल का था। लेकिन किसी कारण से उसे लगा कि जियाओयान अविश्वसनीय रूप से विश्वसनीय था, बिल्कुल भी 18 साल के बच्चे जैसा नहीं। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, जैसा कि आप शायद जानते हैं, इस बार आपको अल्केमिस्ट एसोसिएशन में आमंत्रित करने का मुख्य कारण यह है कि हम चाहते हैं कि आप चैंपियनशिप जीतें। कल के दौर के लिए हमने पहले ही अंतिम समय में परीक्षण प्रारूप बदल दिया है। कोई निर्धारित विषय नहीं होगा। अल्केमिस्ट अपनी इच्छानुसार किसी भी गोली को परिष्कृत करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो भी सबसे उच्च गुणवत्ता और ग्रेड की गोली का उत्पादन करेगा वह विजेता होगा। ये प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक कौशल और तुरुप के पत्तों पर निर्भर करेगा। सामग्री सहित सभी सामग्री स्वयं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि आपके पास वे नहीं हैं तो आप बस किस्मत से बाहर हैं। फामा ने कंधे उचकाए और शरारती ढंग से हंसे। ये स्पष्ट था कि यान ली को चैंपियनशिप जीतने से रोकने के लिए फामा और अन्य लोगों ने न केवल पहले से ही परीक्षण विषय का खुलासा किया था, बल्कि उसके लिए एक गड्ढा भी खोदा था। अगर वह पर्याप्त सामग्री नहीं लाता तो उसकी ताकत कम हो जाती। जियाओयान, मेरे साथ ईमानदार रहो। तुम्हारी कीमिया कौशल किस स्तर पर है? हालांकि फामा को कुछ अनुमान था, लेकिन जियाओयान का कभी भी कीमियागर एसोसिएशन द्वारा आधिकारिक रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया था, इसलिए केवल वह खुद ही अपना असली स्तर जानता था। शीर्ष स्तर 4। जियाओयान ने बिना कुछ छिपाए सीधे उत्तर दिया। हालांकि फामा ने कुछ मानसिक तैयारी की थी, फिर भी उसके मुंह से शीर्ष स्तर 4 शब्द सुनकर उसकी पलकें जोर से फड़क उठीं। अरे, वह वास्तव में शीर्ष स्तर 4 है। 18 वर्षीय चौथे स्तर का कीमियागर पहले से ही एक चमत्कार था, लेकिन शीर्ष स्तर 4, ये बहुत अपमानजनक था। 18 साल की उम्र में शीर्ष स्तर 4 आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए तुमने अपनी आध्यात्मिक शक्ति कैसे विकसित की? कीमियागरों के लिए सुधार करने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी। आखिरकार हर कोई जियाओयान जैसा नहीं था, जो बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ पैदा हुआ था और उसके पास हाई जुबान क्लास स्पिरिट और गैदरिंग सोल तकनीक थी। स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति, जियाओयान ने सरलता से उत्तर दिया। फामा ने मेज पर हाथ रखा और पूछा, क्या आप टियर 5 की गोलियां परिष्कृत कर सकते हैं? मैंने कोशिश की है लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। जियाओयान ने अपने होंठ सिकोड़े। हर बार वह सफलता से बस एक कदम दूर था। अगर मेरा अनुमान सही है तो वह साथी यान ली कल निश्चित रूप से उच्च टियर 4 या यहाँ तक कि एक पीक टियर 4 गोली को परिष्कृत करेगा। फामा ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। यान ली इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पूरी ताकत से काम करने के लिए बाध्य था। हालांकि कीमिया की सफलता उस समय कीमियागर की स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करती थी, लेकिन ये काफ़ी संभव था कि यान ली जीवन और मृत्यु के बीच फंसने पर अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर दे। मेरे पास वर्तमान में मौजूद गोलियों की रेसिपी और सामग्री के साथ मैं शायद सबसे अच्छी स्थिति में एक मध्यम टियर 4 गोली को परिष्कृत कर सकता हूँ। जियाओयान ने अपनी नाक रगड़ी और मासूम भाव से फामा को देखा। वह नज़र मानो कह रही थी, मैं भी अपना सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ इसकी अनुमति नहीं देती। अगर यान ली विजेता बन जाता है तो पूरा जियामा साम्राज्य युद्ध की आग में डूब जाएगा। इसके परिणामस्वरूप आम लोगों को बहुत नुकसान होगा। फामा ने दुखी होकर जियाओयान की देशभक्ति की भावना को जगाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन उसने जियाओयान को गलत समझा था, जिसकी आंखें स्थिर पानी की तरह शांत थीं, धैर्यपूर्वक उन शर्तों की प्रतीक्षा कर रही थी जो उसे संतुष्ट कर सकें। हालांकि जियाओयान में देशभक्ति की भावना थी, लेकिन ये जियामा साम्राज्य से बहुत ज़्यादा जुड़ी नहीं थी। उसे इससे कुछ लगाव था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो मुझे खुलकर बोलने की अनुमति दें। मुझे उम्मीद है कि आप कल प्रतियोगिता में अपना सब कुछ दे पाएंगे। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पास सबसे कीमती गोली बनाने की विधि में से आप प्रतियोगिता के लिए परिष्कृत करने के लिए एक चुन सकते हैं। एसोसिएशन सभी आवश्यक सामग्री प्रदान करेगी और परिणामी औषधीय गोली आपके पास रहेगी। यहाँ तक कि जियाओयान को भी मुफ्त गोली की रेसिपी और सामग्री की पेशकश से मोहित न होना मुश्किल लगा। कोई टियर 6 से ऊपर है? उसने तुरंत एक साहसिक अनुरोध किया। फामा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि टियर 6 की गोली की रेसिपी पेड़ों पर उगती है? पूरे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के संग्रह में सबसे ऊंचा टियर सिर्फ टियर 5 है।
चैंपियन को दी जाने वाली टियर 6 की गोली की रेसिपी पिलटॉवर द्वारा कमज़ोर साम्राज्यों के कीमियागरों को प्रेरित करने के लिए प्रदान की जाती है। वह एक बुकशेल्फ के पास गया और एक किताब घुमाई। बुकशेल्फ एक क्लिक के साथ खुल गई, जिसमें एक शेल्फ में 1 दर्जन या उससे ज़्यादा गोली की रेसिपी स्क्रॉल रखी हुई थी। ये सभी हाई टियर 4 से ऊपर की गोली की रेसिपी हैं जो अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पास हैं। बेझिझक एक नज़र डालें। जियाओ यान ने प्रत्याशा में अपने होंठ चाटे और रेसिपी के विवरण को पढ़ना शुरू कर दिया। उसने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाए। टस्क टस्क, अल्केमिस्ट एसोसिएशन निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। इन नुस्खों के प्रभाव कोई मजाक नहीं हैं। उसकी रहस्यमयी स्टोरेज रिंग में भी कई गोलियों के नुस्खे थे, लेकिन उनमें से कई बहुत पुराने थे और उनकी सामग्री ढूंढना मुश्किल था। दूसरी ओर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पास कई अपेक्षाकृत नए और अनोखे गोली नुस्खे थे, जिनकी सामग्री प्राप्त करना आसान था। ये है। जियाओ यान की आंखों में एक गहरी गहराई आ गई जब उसकी नज़र स्याही की तरह काले रंग के एक स्क्रॉल पर पड़ी। जियाओ यान के हाथ में स्क्रॉल देखकर फामा की आंखों में एक याद ताज़ा हो गई। उसने कहा, ये 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल नुस्खा है। हालांकि इसमें लिखा है कि मैंने इसे खुद बनाया है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। पूरी तरह सच नहीं है। फामा धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, जियाओ यान के हाथ से गोली बनाने की विधि ली और एक उदासीन स्वर में बोला, जब मैं अभी भी महाद्वीप की यात्रा कर रहा था, तब मेरे बचपन के दिनों में मेरी मुलाकात एक अथाह शक्ति वाले बूढ़े व्यक्ति से हुई थी। जैसा कि किस्मत में था, मैं उस रहस्यमयी बुजुर्ग की संगति में 3 दिन बिताने के लिए मजबूर हो गया। उन 3 दिनों के दौरान बूढ़े व्यक्ति ने मुझे अपने विशाल कीमिया ज्ञान में से कुछ दिया। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इसके अलावा ये ठीक उसी ज्ञान पर निर्भर था जो उसने मुझे सिखाया था कि मैं अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ने में सक्षम था। ये 3 पंक्तियों वाली हरी आत्मा की गोली उस रहस्यमयी कीमियागर की शिक्षाओं की बदौलत बनाई गई थी। उसके शब्दों को सुनकर जियाओ यान की आंखों में एक चमक चमक उठी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, वह बूढ़ा व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति था? किस तरह का व्यक्ति? फामा ने उन 3 दिनों को याद किया और रात के आसमान को खिड़की से बाहर देखा। वह एक शिक्षक था जो बिना किसी भेदभाव के पढ़ाता था। भले ही मैं उस समय कोई पृष्ठभूमि या कनेक्शन के साथ एक नौसिखिया कीमियागर था, फिर भी वह धैर्यपूर्वक मेरा मार्गदर्शन करने और मुझे ज्ञान देने के लिए तैयार था। एक तेज गति से जियो यान ने फामा के हाथ से 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल की रेसिपी छीन ली और एक हंसी के साथ कहा, मैं इसे ले लूंगा। मैं कल की प्रतियोगिता के लिए 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत करूंगा। फामा चौंक गए। 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल के 3 ग्रेड हैं। गोली के शरीर पर बनी प्रत्येक लाइन पैटर्न एक ग्रेड का प्रतिनिधित्व करती है। एक लाइन निम्न स्तर 4 है, 2 लाइनें उच्च स्तर 4 हैं और 3 लाइनें शीर्ष स्तर 4 हैं। यदि ये 3 लाइनों तक पहुंच जाता है, जब एक डू ग्रैंड मास्टर इस गोली का सेवन करता है, तो उनकी ताकत 3 सितारों से सीधे बढ़ने की संभावना है। हालांकि औषधीय प्रतिक्रिया का भी खतरा है। जो लोग प्रतिक्रिया से पीड़ित हैं, उनकी ताकत 1 से 2 सितारों तक कम हो सकती है। इसके अलावा उच्चतम ग्रेड 3 लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए 3 अलग अलग प्रकार की लपटों की आवश्यकता होती है। क्या आपके पास 3 अलग अलग लपटें हैं? फामा को पता था कि जियाओ यान के पास एक रक्त लाल लौ और एक काली लौ है। जियाओ यान ने हल्के से मुस्कुराया। निश्चिंत रहें, मेरे पास ठीक 3 हैं। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में रेसिपी स्क्रॉल को पकड़ लिया और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे जकड़ लिया। बहुत उत्साहित होकर वह दरवाजे की ओर बढ़ा। अब जब उसे वह मिल गया था जिसके लिए वह आया था, तो उसे विदा लेने का समय आ गया था। आवश्यक सामग्री कल तक फामा द्वारा तैयार की जा सकती है। क्या तुम यहाँ रुकना और थोड़ा अभ्यास नहीं करना चाहते? मैं तुम्हें कीमिया विधि के बारे में कुछ संकेत दे सकता हूँ। फामा ने जल्दी से जियाओ यान को आवाज़ दी। वह कुत्ते को मीट बन नहीं फेंकना चाहता था। 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल रेसिपी एक खजाना थी जिसकी कीमत टियर 5 पिल रेसिपी के बराबर थी, क्योंकि यह एक औषधीय गोली बना सकती थी जो सीधे किसी की ताकत बढ़ाने में सक्षम थी। जब वह दरवाजे से बाहर निकला तो जियो यान ने पीछे देखे बिना अपने हाथ में रेसिपी स्क्रॉल लहराया। मैं 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल की कीमिया विधि से आपसे भी ज़्यादा परिचित हूँ। एक कुत्ते को मीट बन फेंकना का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ मूल्यवान देना जो इसकी सराहना नहीं करेगा या इसे बर्बाद कर देगा। अध्याय 160 अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग का अंतिम दौर। अगले दिन जैसे ही भोर की हल्की रोशनी क्षितिज पर फैलने लगी, हलचल भरा शहर व्यवस्थित ढंग से जीवंत हो उठा। लोगों की अनगिनत धाराएं सभी दिशाओं से केंद्रीय इंपीरियल प्लाजा की ओर बह रही थीं। हालांकि अभी भी सुबह थी, इंपीरियल प्लाजा के बाहर का इलाका पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। घनी भीड़ जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैली हुई थी। जियो यान, जिसने अब तक हर दौर में पहला स्थान हासिल किया था, स्वाभाविक रूप से पूरे जियामा पवित्र शहर में सबसे अधिक मांग वाला व्यक्ति बन गया था। सुबह की रोशनी की एक किरण बादलों के आलिंगन को तोड़कर प्लाजा पर चमक उठी।
इंपीरियल प्लाजा के कसकर बंद किए गए द्वार धीरे धीरे खुले। एक पल में बाहर की भारी भीड़ ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी। पिछले दिन की तरह हाइबोडोंग जियोयान के बगल में पहरा दे रहा था क्योंकि उनकी गाड़ी धीरे धीरे इंपीरियल प्लाजा में प्रवेश कर रही थी। फामा और अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के अन्य उच्च अधिकारी लियूलिंग, लिटिल प्रिंसेस और अन्य लोगों के साथ जियाओयान से भी पहले पहुंच गए थे और पहले से ही आराम करने वाले क्षेत्र में इंतजार कर रहे थे। यहाँ 3 लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल के लिए सामग्री के 3 सेट हैं। यदि तीनों प्रयास विफल हो जाते हैं तो आवंटित समय तब तक समाप्त हो जाना चाहिए। फामा ने जियाओयान को औषधीय सामग्री से भरी एक स्टोरेज रिंग सौंपी और आध्यात्मिक संचरण के माध्यम से संवाद किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जियाओयान अब पूरे साम्राज्य की आशा थी। लियूलिंग और लिटिल प्रिंसेस को भी यान ली की स्थिति का पता चल गया था। हालांकि उन्होंने अपने अपने छिपे हुए ट्रम्प कार्ड तैयार कर लिए थे और उच्चतम श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें पता था कि उनके मौके बहुत कम हैं। जब मास्टर ने अपनी उम्र के आखिरी 20वें दशक में अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भाग लिया था, तब भी वे मुश्किल से एक निम्न श्रेणी की टियर 4 गोली को परिष्कृत कर पाते थे। अगर वह यानली एक उच्च श्रेणी की टियर 4 गोली को परिष्कृत करने में कामयाब हो जाता है तो हमारा काम तमाम हो जाएगा, लियूलिंग ने चिंतित होकर कहा। यूए ने सिर हिलाया। शायद हमें चीज़ों को टालने की कोशिश करनी चाहिए और उसे बेनकाब करने का कोई तरीका खोजना चाहिए। फामा, जिया जिंगटियान और अन्य लोगों ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। वे सभी एक साथ जियाओयान की ओर देखने लगे। चेयरमैन फामा ने गंभीर स्वर में पूछा, जियाओयान, अब उसे हराने का मौका सिर्फ तुम्हारे पास है। इस मामले पर तुम्हारे क्या विचार हैं? जिया जिंगटियान ने सिर हिलाया। अगर तुम्हें और समय चाहिए तो हम कुछ अप्रत्याशित घटनाएं करके कुछ दिनों के लिए चीज़ों को टाल सकते हैं। जियाओयान ने हाथ हिलाकर कहा, मूल योजना के अनुसार आगे बढ़ो। चाहे यानली आज कोई भी गोली क्यों न बना ले, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह बिना पछतावे के मर जाए। सभी ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। तुम निश्चित रूप से आश्वस्त हो। ये चुयून साम्राज्य के कीमियागर संघ के उपाध्यक्ष हैं जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो। हाइबोडोंग ने मुस्कुराते हुए जियाओयान के कंधे पर थपथपाया। बहुत बढ़िया। जब तक तुम चैंपियनशिप जीतते हो, मैं हाइबोडोंग गारंटी देता हूं कि वह साथी जियामा सेक्रेड सिटी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जियोयान ने कहा, ये जांचना न भूलें कि उसके स्टोरेज रिंग में आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल के लिए औषधीय तत्व हैं या नहीं। निश्चिंत रहो, मैं उसका सिर सहित सब कुछ वापस लाऊंगा। उन दोनों ने ऐसे बात की जैसे वे हत्या और डकैती की योजना बना रहे हों। उनके शब्दों ने यानली को पहले ही मौत की सजा सुना दी थी। जल्द ही अंतिम दौर में भाग लेने वाले कीमियागर प्रतियोगिता शुरू होने की प्रतीक्षा में प्लाजा में प्रवेश करने लगे। जैसे ही यानली ने प्रवेश किया, मूल रूप से जीवंत प्लाजा शांत हो गया। विभिन्न भावनाओं से भरी कई निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। फामा और जिया जिंगटियान ने ग्रे रॉब वाले युवक को प्रवेश करते हुए देखा और एक दूसरे को ठंडी निगाहों से देखा। उनकी आंखों में बर्फीली हत्या की मंशा थी। जियामा साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञों के रूप में उनके सामने यानली का दिखावा निस्संदेह मौत को आमंत्रित कर रहा था। यानली ने वीआईपी सीटों पर नजर डाली जहां फामा बैठे थे, फिर अपनी नज़र जियाओयान, लियूलिंग और यूएर पर घुमाई। अंत में उसने जियाओयान पर अपनी नज़रें गड़ा दीं और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों में से सिर्फ तुम्हारे पास कुछ हुनर है। हालांकि तुम्हारा सौभाग्य आज खत्म हो गया। इस अंतिम दौर में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। हा। जियाओयान ने आत्मविश्वास से भरे यानली को एक अजीब भाव से देखा। उसने अपनी नाक रगड़ी और कुछ शर्मिंदगी से कहा, ठीक है। शिकायतों के अपने स्रोत होते हैं और कर्ज के अपने मालिक होते हैं। मैं यहाँ सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। मुझे पाताल लोक से परेशान मत करो। मुझे भूतों से डर लगता है। ये सुनते ही यानली का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसके भीतर आसन विनाश की भावना उमड़ पड़ी, उसे इस तथ्य की स्पष्ट याद दिलाते हुए कि अगर वह आज हार गया तो वह मर जाएगा। कोई बात नहीं, आज का विजेता निश्चित रूप से मैं ही बनूंगा। डोंग, एक स्पष्ट और मधुर घंटी बजी, जिसकी लंबी ध्वनि चौक के ऊपर गूंजती रही। घंटी की आवाज़ सुनकर जियाओयान, जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था, ने धीरे से उन्हें खोला। इसी तरह अन्य प्रतियोगियों ने भी अपनी बेकार की बकबक बंद कर दी और अपने अपने कीमिया मंच के सामने गंभीरता से खड़े हो गए। हर कोई आज के अंतिम परीक्षण के विजेता को इस अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के चैंपियन के रूप में सम्मानित किया जाएगा। इसलिए अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें और कुछ भी पीछे न रखें। फामा की वृद्ध लेकिन स्थिर आवाज़ सभी के कानों में गूंज रही थी। लियूलिंग और लिटिल प्रिंसेस ने एक साथ यानली की ओर देखा, जिसके मुंह के कोने पर एक ठंडी हंसी थी। अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने प्रयासों से उसे हराने की कसम खाई। प्रतियोगिता का प्रारूप वैसा ही था जैसा कि फामा ने पिछली रात बताया था। प्रतिभागियों को अपनी सामग्री खुद लानी थी और आवंटित समय के भीतर एक गोली को परिष्कृत करना था। जो भी उच्चतम ग्रेड और गुणवत्ता की गोली बनाएगा वह विजेता होगा।
हम ऐसी छोटी मोटी चालें चल रहे हैं। यान ली ने ठंडी सांस ली। वह शायद 30 या उससे ज़्यादा प्रतिभागियों में से अकेला था जिसे आज के टेस्ट टॉपिक के बारे में नहीं बताया गया था। बाकी सभी ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। उन्होंने तुरंत पहले से तैयार की गई सामग्री को वापस ले लिया और शोधन प्रक्रिया शुरू कर दी। लियू लिंग और लिटिल प्रिंसेस ने पूरी ताकत से काम किया और अपने तुरुप के पत्ते दिखाए। उनके सामने दो कुछ हद तक प्राचीन दिखने वाली औषधीय कड़ाही दिखाई दी। हम यूएर की कड़ाही टियर 5 ग्रीन फ्लेम कॉल्ड्रॉन है। मुझे याद है कि उस समय कई 4 टियर कीमियागर इसके लिए जमकर प्रतिस्पर्धा करते थे। किसने सोचा होगा कि यह आखिरकार आपके शाही परिवार के हाथों में आ जाएगी। देखो, लियू लिंग की कड़ाही फायर माउंटेन फ्लेम कॉल्ड्रॉन है जिसका इस्तेमाल गुहे ने सालों पहले चैंपियनशिप जीतने पर किया था। ये टियर 5 औषधीय कड़ाही भी है। वीआईपी सीटों में से कई लोगों ने लियू लिंग और यूएर की कड़ाही की उत्पत्ति को पहचाना। इसके अलावा लियू लिंग और लिटिल प्रिंसेस दोनों ने विशेष लपटों का इस्तेमाल किया। उनकी लपटें एमेथिस्ट विंगलान किंग की एमेथिस्ट लॉ से कमज़ोर नहीं थीं, दोनों रैंक 6 बीस्ट लपटें थीं। अरे देखो, वह व्यक्ति काली लॉ का उपयोग कर रहा है, बिल्कुल जियाओ यान की तरह। इस समय दर्शक स्टैंड से एक हलचल पैदा हो गई। जियाओ यान, जिसने अभी तक शोधन शुरू नहीं किया था, देखने के लिए मुड़ा। यान ली ने वास्तव में काली लॉ की एक किरण को बुलाया था। जियाओ यान की नज़र को महसूस करते हुए यान ली के होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। उसने अपने हाथ में काली लॉ को लहराया, मानो ये घोषित कर रहा हो कि उसकी लॉ जियाओ यान की लॉ से कमतर नहीं है। जियाओ यान ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। क्या इस मूर्ख ने वास्तव में सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि उसकी लॉ काली थी, वह शून्यता भक्षण करने वाली लॉ से तुलना कर सकती है? हालांकि यान ली की काले रंग की लॉ एक जानवर की लॉ नहीं थी, ये वास्तव में कुछ हद तक एक विशेष प्रकार की लॉ थी। ये लियू लिंग और अन्य की तुलना में थोड़ी अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन इसकी तुलना एक स्वर्गीय लॉ से करना केवल हास्यास्पद था। यदि आप प्रतिस्पर्धा करने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि स्वर्गीय लॉ वास्तव में क्या है। जियाओ यान ने अपने टियर 5 औषधीय कड़ाही को जोरदार धमाके के साथ अपने सामने रखा। अपनी हथेली को आगे बढ़ाते हुए रक्त लाल ज्वाला का एक समूह आगे बढ़ा। NO12 ओम। दहाड़। रक्त लाल ज्वाला से एक बहरा करने वाली जानवर जैसी दहाड़ निकली। दहाड़ गूंजने के क्षण में सभी के हाथों में मौजूद सभी लपटें वास्तव में आधी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे समर्पण में झुक रहे हों। स्वर्गीय ज्वाला। न केवल दर्शक बल्कि उपस्थित सभी कीमियागर, जिनमें यान ली और फामा जिया जिंग तियान और अन्य कुलीन विशेषज्ञ शामिल थे, ने अपनी निगाहें जियाओ यान की हथेली में नाच रही 10,000 जानवर की ज्वाला पर टिका दीं। ये किस तरह की ज्वाला है? यह इतनी शक्तिशाली जानवर जैसी दहाड़ कैसे निकाल सकती है? अद्भुत! क्या ये वही ज्वाला नहीं है जिसका इस्तेमाल जियाओ यान ने कल किया था जब उसने अपने अग्निपंख दिखाए थे? दर्शक रक्त लाल ज्वाला को देखकर दंग रह गए। वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके क्योंकि उन्होंने देखा कि मंच पर मौजूद सभी अन्य ज्वालाएं आधी हो गई हैं। उनकी उत्साहित बातचीत हवा में भर गई। जब स्वर्गीय ज्वाला प्रकट होती है तो सभी अन्य ज्वालाएं हार मान लेती हैं। इस बच्चे ने आखिरकार अपनी स्वर्गीय ज्वाला को बाहर निकाल दिया है। बहुत बढ़िया। स्वर्गीय ज्वाला की सहायता से जियाओ यान के जीतने की संभावनाएं और भी अधिक हैं। फामा उत्साह में लगभग अपने पैरों पर कूद पड़े। हालांकि सभी जानते थे कि जियाओ यान के पास एक स्वर्गीय ज्वाला है, लेकिन उसे वास्तव में इसका उपयोग करते हुए देखकर सभी के दिलों में उत्साह भर गया। यान ली ने अपने दांत पीस लिए और अपने हाथों को इतनी कसकर जकड़ लिया कि उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गईं। उसे इस समय जियामा साम्राज्य में आने का वास्तव में पछतावा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना छोटा बच्चा न केवल असाधारण कीमिया कौशल रखेगा बल्कि एक स्वर्गीय ज्वाला भी होगी। नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं मर सकता।